नमस्कार, क्रॉस चैट पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र है। एक शेर है कि कौन सी बात किस तरह से कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बात करने का सलीका होना चाहिए। अगर बात थोड़ी सी बेसलीका हो जाती है तो विवाद की स्थिति हो जाती है, और जब कोई व्यक्ति राजनीति में हो तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। ये बात मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि आज के पॉडकास्ट के जो मेरे गेस्ट हैं वो अक्सर अपनी बातों को लेकर या फिर इस तरह से बातें कह देते हैं कि कई बार विवाद की स्थिति बन जाता है। अभी इनके एक बयान को लेके, इनकी बातों को लेके बीकानेर जिले में एक बड़े विवाद की स्थिति बन गई है। लेकिन इन बातों के पीछे भी बहुत सारी बातें होती हैं कि कोई बात क्यों कही गई, कोई बात किसने सुनी। दिनेश रघुवंशी की एक कविता है कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए, पर जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक था। तो हर आदमी की एक अनसुनी, एक अनकही कहानी होती है, और उसी अनसुनी और अनकही कहानी को आज हम सुनेंगे राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल से। गोविंद जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। अभी सर, आपके एक बयान को लेके खूब ज़्यादा विवाद की स्थिति बनी हुई है। राजनीति में हम क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कितनी बातें छुपा लेते हैं। क्या सोचना है आपका? इसमें वास्तविकता बात यह है कि मैं ककराला गांव में बैठा था जी। एक जागरण था, और पहला परिवार है जेठाराम का जिसने करीब 5000 लोगों को बुला के उस जागरण में खाना खिलाया जी। सभी जातियों के लोग थे उसमें, क्योंकि वो गांव ज़्यादातर मेघवाल और मुसलमानों का गांव है। मैंने पहली बार देखा, और मुझे उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। तो मैं खाने की टेबल पे बैठा था, मेरे 20-30 कार्यकर्ता थे। फिर पॉलिटिकल बातें हो गई कि आप चुनाव कैसे हार गए। जी। मैंने भावुकता में कह दिया, यार कुछ लोग कमजोरी से थे, मदद नहीं की, उस कारण से चुनाव हार गए। अब वो कोई एक हमारे अर्जुन राम जी के जो लड़के का एक कार्यकर्ता है, अच्छा, पहले भी रविशेखर जी का जी। उसका एक कार्यकर्ता है, मेरे सरकार के टाइम में उसने कुछ हरकत की थी ऐसी ककराला में। उस टाइम भी हमने पुलिस में इसको बंद करवाया था, लेकिन उस दिन वो मेरे पैर के हाथ लगा के चला गया, क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चों की तरफ ऐसा ध्यान नहीं रखता, विशेषकर दलित समाज के। मैंने कहा ये तो सीधे साधे लोग हैं। उसने अपने भाई को वहाँ खड़ा कर दिया और उसके जेब के अंदर कोई मोबाइल डाल दिया। तो बातों बातों में निकल गया कि यार ये लोग हमारे साथ नहीं होने के कारण हम चुनाव हार गए। ठीक है। और उसने बात का बतंगड़ बना करके रविशेखर को दे दिया, और उसी वीडियो को इसने एडिट कर दिया, एडिट करके और मीडिया में बांट दिया। तो हमारे जो जिसके घर में प्रोग्राम था वो बहुत आहत हुआ, गांव को इकट्ठा किया, और वो थाने गए और उन्होंने FIR दर्ज कराई कि ये हमारा ऑडियो वीडियो और निजी प्रोग्राम। पहली बात, किसी के घर में घुस करके और ऑडियो वीडियो आप नहीं बना सकते। जासूसी की, और उसी को ही मंत्री पुत्र जो है उन्होंने वायरल करवाया, तो लोगों में नाराजगी हो गई, लोगों ने FIR दर्ज करवाई, और उसमें भी हमने नाम नहीं दिया, क्या पता किसकी जेब में हो, तो गुमनाम लिखा। मौखिक रूप से थाने में बता दिया कि उसके लड़के का नाम ईश्वर है और उसका छोटा भाई भागीरथ है, इनमें से आपको मिलेगा। लेकिन ईश्वर तो वहाँ था नहीं, वो तो दूर खड़ा था। तो वो सारी जानकारी दी। अब हम भी जानते हैं भी राज BJP का है। अभी अर्जुन राम जी की तूती बज रही है पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि जितने पुराने BJP के नेता हैं उनको तो घर बिठा दिया, चाहे वो वसुंधरा जी हो, चाहे देवी सिंह जी बाटी हो, चाहे ताराचंद जी हो, चाहे जेठानंद जी हो, इनकी सुनाई कम हो रही है। अच्छा। लेकिन अभी अर्जुन राम जी की बीकानेर में तूती चल रही है, और SP कलेक्टर सारे उनके ही इशारे पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी पार्टी है, किसको चलाए किसको घर बिठाए वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना है जी। लेकिन उसका जो सुपुत्र है वो सोलन में लूट मचा रखी है। मतलब अब उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि वो चारों तरफ से लूट का जो है सबको पता है कि वो क्या कर रहा है। तो उसको भी मैंने सलाह दी थी कि इन कामों में मत पड़ो, जो आपका काम है वो कर रहे हो वो करो। तो वो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ। फिर मैंने प्रेस को बुला के कह दिया, क्योंकि उससे हमारे कुछ लोग हैं वो उछलने लगे। तो मैंने मीडिया में कहा कि ये हमारे आदरणीय नेता हैं, जो भी पार्टी के हैं, चाहे वो डूडी साहब हो चाहे खल्ला जी हो, लेकिन आप इस बात को ज़्यादा मत उछालो। और मैं रविशेखर के खिलाफ मैंने स्टैंड ले लिया कि पुलिस जांच करे,
जो भी निजता को जो भंग किया है, मूल अधिकार को जो हमारे हनन करने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो हमारी इच्छा यही थी कि जो ऑडियो वीडियो बनाए उसको अरेस्ट हो। ठीक बात है। और गोविंद जी, ऐसा पहली बार नहीं है जब आपके किसी बयान पे विवाद की स्थिति हो गई है। आप जो भी बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं। राजनीति में ऐसा होता है कि बहुत सी बातों को पीना पड़ता है, कम बोलना पड़ता है, तो ये अंदाज आपको लगता नहीं है कि इससे आपका कभी कभार नुकसान हो जाता है, आप बिना बात के विवादों में आ जाते हो या फिर खुद को बदलने की मैं कोशिश आपने आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जी। मैंने ना तो बयान दिया, ना हमने ऑडियो बना के वायरल किया। ये तो हमारे साथ में एक षड्यंत्र हुआ है। अच्छा, हर बार आपके साथ षड्यंत्र? ये 1-2 बार पहले भी हुआ है तो षड्यंत्र ही हुआ है। ओके। पहले एक बार जालोर प्रकरण में हमारा ही आदमी था, उसका ऑडियो इसी रविशेखर ने करवाया। वो आकर के मेरे से गलती मांग गया, भंवरलाल मेघवाल। ठीक है। 20 आदमी आए कि साहब मेरी गलती होगी कि रविशेखर ने मेरा ऑडियो वीडियो जो है ये वायरल करवा दिया। उससे पहले ककराला गांव में हुआ, वो इसी लड़के ने किया था, उसके अलावा तो कोई है नहीं। ठीक बात है। तो फिर भी मैं इस बात को तूल नहीं देना चाहता। एक बार उन्होंने प्रदर्शन कर दिया, मैंने सारी बात बोल दी। अब मैं इस पे ज़्यादा जो अब आप इस पे मेरी ज़्यादा कोई तूल रुचि देना नहीं चाहते? ना, मेरे को कोई रुचि नहीं देनी। मुझे राजनीतिक काम करना है। मेरा यही काम थोड़ी है कि मैं मेरे नेताओं के शब्द में ही बात करता रहूँ। मैं इस पे ज़्यादा अभी कुछ नहीं बोलना चाहता। और भी आपकी खूब कहानी, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हर नेता की एक अनकही अनसुनी कहानी होती है। मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था कल रात को, तो से लगा कि आपका तो जो बीते 35-40 साल का जो एक स्ट्रगल है वो मुझे काफ़ी कमाल का लगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीकानेर के नेताओं की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। बीकानेर के ज़्यादातर नेता चाहे गोविंद राम मेघवाल हो, अर्जुन राम मेघवाल हो या जेठानंद व्यास हो, और सारे लोग साफा लगाते हैं। और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ये बात कि आप राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान का जो गौरव है उसको माथे पे सजा के चलते हैं। ये कब से आपने शुरू किया? इसके पीछे इंस्पायरिंग देखिए, मेरे साफे में और अर्जुन राम जी के साफे में एक फ़र्क है बड़ा। मैं राजस्थानी साफा रखता हूँ और अर्जुन राम जी भारतीय जनता पार्टी के कलर का साफा रखते हैं। हाँ, जो पूरे देश के अंदर कोई एमपी अपनी पार्टी का साफा नहीं लगाता है, लेकिन अर्जुन राम जी बार बार, क्योंकि अर्जुन राम जी मूल रूप से बीजेपी के नहीं है। जब तक ये नौकरी में थे ये किसी पार्टी के नहीं थे। अच्छा। मेरे को याद है कि मैं 2003 में जब बीजेपी से एमएलए बना था, मुझे घर ले गए थे, इन्होंने खाना खिलाया था। उससे पुराना हमारा रिश्ता है इनसे। ओके। तो इनका कोई पार्टियों से कोई लेना देना नहीं था। ये तो गंगानगर रिजर्व सीट थी, उद्योग में अधिकारी थे। कुछ लोगों ने कह दिया कि आप भी राजनीति में आ जाओ, तो इन्होंने प्लान बना लिया कि रिजर्व सीटों के ऊपर पहले तो नौकरी की मलाई खा ली, अब अपन राजनीति की मलाई खाओ, क्योंकि ये तो सीधा साधा समाज है। जबकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि आप आरक्षित सीट में चाहे अधिकारी बनो और चाहे नेता बनो। नेता बनो तो दलित समाज की जो समस्याएं हैं या आम आदमी की समस्या है उनको उठाओ, उनको सॉल्व करो, क्योंकि देश तो गरीब है। और नौकरी में भी हो, अगर किसी का अधिकार दब रहा है, अब इनको पूछो कि आपने उद्योग में रहते हुए गरीबों को कितनों को लोन दिया, कितनों की फैक्ट्रियां लगाई, या आप अपने समाज के अंदर रिजर्व अधिकारी हो के क्या सामाजिक कार्य किए, कहाँ कहाँ किए, उनकी लिस्ट जारी कर दो। हाँ, इतना मुझे याद है कि इन्होंने कहा था कि मैं हर साल की एक मेरी किताब निकालूंगा। अच्छा। एक किताब शुरू में निकाली थी, मुझे याद थोड़ी थोड़ी आ रही है। उसके बाद में आज तक कोई भी विकास की इन्होंने किताब नहीं निकाली है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा तो प्रथम आंदोलन इनके गांव में हुआ है। किसमी देसर में? किसमी देसर गांव में एक मेघवाल लिच्छू राम की हत्या हो गई थी। मैंने आंदोलन खड़ा किया था, उसके मूल मुलजिमों को पकड़वाया था। वो दूसरी बात है कि इनके गांव के थे, मैं तो उस टाइम स्टूडेंट था, मेरी तो उम्र 21, 22, 23 साल थी। मेरे पास आए क्योंकि ये नौकरी में थे, इनको तो कोई लेना देना था नहीं, लेकिन मेरा शौक था गरीब की बात को उठाना, समाज की बात को उठाना, चूँकि उनके साथ अन्याय हुआ था। तो मैंने आंदोलन किया और मेरे नेतृत्व में करीब 8-10 हज़ार लोग पहली बार आज़ादी के बाद मेघवाल समाज के लोग कलेक्ट्री पर हम किसी लाश को लेके आए थे। RN मीणा उस टाइम शायद कलेक्टर थे। कौन से ईयर की बात? RN मीणा, ये 85-86 की बात है। और एडिशनल SP थे कल्याणमल जी, और वो लिच्छू राम को मैंने उस टाइम शहीद घोषित किया। और बाद में साबित इन्होंने किया कि अभी
उसको शहीद मानकर उसी शमशान में लिच्छू राम की मूर्ति लगाई और उद्घाटन किया। तो गांव वाले लोगों ने कहा कि गोविंद जी को बुलाओ। तो अर्जुन राम जी चतुर हैं, उनको पता है कि गोविंद राम जी अगर आ जाएंगे तो मेरा कद छोटा हो जाएगा। तो मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मुझे उसकी गिला शिकायत भी नहीं है। वो बीजेपी में है, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन किस्में देसर को मैं आज भी इज्जत और सम्मान देता हूँ, क्योंकि आपका उन्होंने मैंने से पहला आंदोलन किया, लगातार मेरे टच में थे, मेरे आंदोलन में आते थे। और सबसे बड़ी बात कि अभी पार्लियामेंट का चुनाव मैंने लड़ा तो वहाँ लीड मेरी है, अर्जुन राम जी की नहीं है। अच्छा, हाँ, लीड मेरी है। अच्छा, एक केंद्रीय मंत्री अपने बूथ से चुनाव बूथ से पीछे है। कमाल की बात बता रहे हैं। हाँ, ठीक बात, ये आप चाहें तो भले ही अर्जुन राम जी से खुद से बयान ले सकते हो। ठीक बात है। और जहाँ तक मेरी आंदोलन की हिस्ट्री है, तो मैं तो 7वीं क्लास तक मेरे गांव पूगल में पढ़ा हूँ। अच्छा, उन पे आएंगे, आपके बचपन पे आएंगे, तब ये आपके जो आंदोलन है आपने जो भी किया उस पे। पूगल में आपका जन्म हुआ, राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका, बिल्कुल रेगिस्तान के बीच में, और अब तो वहाँ सोलर वगैरह आ गया है। पहले डेवलपमेंट वहाँ दूर के दर्शन थे, डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं, एजुकेशन नहीं था, मेडिकल नहीं था, वहाँ पे आपका जन्म हुआ। आपके बारे में इंटरेस्टिंग बात तो पता चली है कि आप हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। मैं वही कह रहा हूँ, मैं जब 7वीं में पढ़ता था ना, हाँ, तो मेरे को संगीत की, कबड्डी, कुश्ती, अच्छा, ये मेरा शौक था। वाह। तो मैं संगीत के अंदर भी फर्स्ट नंबर आता था क्लास में, और पढ़ाई में भी फर्स्ट डिवीजन था। मेरी 7वीं की हालत तो ये हो गई थी कि मैं खुद पढ़ाता था बच्चों को। क्यों कि टीचर ही नहीं थी, एक टीचर थी मात्र, महिला थी, आज भी याद है। तो फिर मैं 8वीं में छत्तीसगढ़ चला गया, 8वीं फर्स्ट डिवीजन, 9वीं में, और जो 10th का बोर्ड था, मैं स्कूल में सबसे मैंने टॉप किया था, 64% नंबर आज भी मुझे याद। उस टाइम पे फर्स्ट हम उस टाइम दो जने फर्स्ट लोग आते नहीं थे फर्स्ट डिवीजन। बहुत मुश्किल था, आर्ट्स विषय था, साइंस वहाँ थी नहीं। तो मैं 11वीं बीकानेर आ गया। तो छत्तीसगढ़ में मुझे बहुत अच्छा वातावरण मिला। समाज कल्याण विभाग के समाज कल्याण हॉस्टल में था, और मैं कहता भी हूँ भाषणों में कि अगर कांग्रेस पार्टी समाज कल्याण हॉस्टल नहीं खोलती तो गोविंद राम आज कैबिनेट मंत्री नहीं बनता। अंबेडकर साहब का अगर संविधान हमें समानता का अधिकार नहीं देता और आरक्षण नहीं देता तो गोविंद राम आज यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। अब ये बात अर्जुन राम नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बोलती तो बीजेपी निकाल देगी। तो मैं छत्तीसगढ़ में कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल और प्लस संगीत और फर्स्ट डिवीजनर, ये मेरी हॉबी थी। आज भी मुझे छत्तीसगढ़ में सम्मान मिलता है। उसी का परिणाम है कि मैं मंत्री बढ़ती छत्तीसगढ़ में मैंने कोर्ट दिया, कॉलेज बनाया, स्कूल में साइंस दी जो मेरे टाइम में नहीं थी। अच्छा। और छत्तीसगढ़ टू बीकानेर, सत्तासर से बीकानेर सड़क 100 करोड़ रुपए दे के मैंने बनवाई, क्योंकि मैं पूगल का जितना सम्मान करता हूँ। वहाँ मैंने पंचायत समिति बनाई, वहाँ कॉलेज बनवाया, 132 का जीएसएस बनाया, छत्तीसगढ़ में 220 का बनवाया, दमलाई में 132 का जीएसएस बनवाया, वहाँ उपजिला हॉस्पिटल दी पूगल में, पंचायत समिति मैंने पूगल में बनाई, कॉलेज मैंने बनवाया, आईटीआई बनाई। तो मैंने सारी चीज़ें इसलिए की कि ये इलाका बैकवर्ड था। ठीक है। और पहले कोई ऐसा लीडर जिन्होंने, मतलब कोई भी बनाओ, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन इन कामों की वहाँ ज़रूरत थी। तो मैं अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 600 करोड़ रुपए तो मुझे नहरों के और माइनरों के लिए दिए। नहर और माइनर सारे मैंने नए बना दिए। कांग्रेस पार्टी के राज भी बने थे ये 1970 के आसपास, जो हरि के बांध से नहर आई इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी में भी 3000 करोड़ रुपए दिया। फिर मैंने खाड़ों के लिए भी पैसा दिलाया, मैंने लाइट के लिए ज़बरदस्त पैसा दिलाया, जीएसएस के लिए पैसा दिलाया। और जिन बड़े गाँव में मिडिल स्कूल नहीं थी वहाँ मिडिल स्कूलें दी, क्योंकि मैं 3 में एमएलए बना था नोखा के अंदर, उस टाइम भी मैंने ज़बरदस्त वहाँ स्कूलें दी, लेकिन मैं उस टाइम बीजेपी में था। भारतीय जनता पार्टी में 3 के अंदर कोई सुहाग रखने वाला था पूरे जिले में तो गोविंद राम मेघवाल। हाँ, आप अकेले जीते थे? मैं अकेला जीता था। ये बताइए, भाटी साहब जीते थे सामाजिक न्याय मंच से। उसके बाद में आप डूंगर कॉलेज में एडमिशन लेते जी, स्कूल के बाद में जी, वहाँ भी आप हॉस्टल में रहते थे? डूंगर कॉलेज में मैं मैन हॉस्टल में रहता था। मैन हॉस्टल जिसको कहते हैं, अब बंद हो गया शायद अभी वो हॉस्टल? ये मैन हॉस्टल अब शिफ्ट हो गया। अच्छा। वहाँ सीएमएचओ का ऑफिस हो गया। अच्छा। अब जो है वो आपका यहाँ आ गया, ये डूंगर कॉलेज के परिसर में। 11वीं मैंने सादुल स्कूल से की। कहाँ से? सादुल स्कूल बीकानेर, और समाज कल्याण बीकानेर। ओके। जो गंगा से रोड पे था, तो वहाँ से मैंने 10वीं में आया फर्स्ट डिवीजन, 11वीं करके फिर मैं कॉलेज में आया। तो सादुल स्कूल से मैं कबड्डी में गया, स्टेट सोजत। अच्छा। और कुश्ती में भी सोजत। 2 गेम में आप गए? 2 गेम में मैंने भाग लिया। ठीक है। और तब तक आप भजन भी गाते थे?
मैं भजन का बहुत शौकीन था। मैंने अर्जुन राम जी ने साथ गाए, अर्जुन राम जी करते खंडन, लेकिन मैंने बाद में धीरे धीरे ये बात बंद कर दी। आज भी मेरा शौक़ है, हारमोनियम मेरे घर में रखता हूँ। मैं अर्जुन राम जी की तरह दिखावा नहीं करता। बाकी मैं भजन का मेरे को आज भी शौक़ है, लेकिन मैं मेरे घर में गुनगुना लेता हूँ, कौन से भजन गाते हारमोनियम हैं? बजा रैदास लेता हूँ। के, कबीर के, मीरा के, रामदेव? बिल्कुल, मैं तो कबीर का कहता हूँ, अभी मीटिंगों में ही कहता हूँ। पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वाह। उससे तो आटे की चकी भली पीस खाए संसार। मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। ठीक है। कई बार मैं कंट्रोवर्शियल हो जाता हूँ। तो एक बार मेरे को झूठे देवताओं पर के आरोप लगाने के भी मुकदमे किए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो झूठा केस अशोक गहलोत जी ने ख़त्म किया और मेरे को मंत्री बनाया। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि 3 में मैं रिकॉर्ड वोटर्स जीता पूरे ज़िले में जी। 8 में मेरी टिकट काट थी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे चलाना चाहती है मैं उसमें फिट नहीं हुआ था। टिकट काट क्यों दी? मतलब आप तो संसदीय सचिव बनाए गए थे उस वक्त, टिकट वसुंधरा काटने राजे का की सरकार कारण में। यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब वसुंधरा जी, देवी सिंह जी जैसे लोगों को दरकिनार कर सकती है, क्योंकि ये आरएसएस जो है उनके जो कहने से चलते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, वो उसी को पसंद करते हैं। दूसरा, मेरे से एक गलती हुई थी कि नोखा में मैंने अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगवा दी थी जब आप पहली बार 3 में एमएलए था जब। जी। उसके बाद इनका दिमाग खराब हो गया कि अंबेडकर सोच का आदमी है, संविधान के अनुसार चलने वाला है, और भाषण के अंदर जो है मैं बोलता था तो इनको ये लग गया कि ये भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है। आप देख लीजिए यार, आप क्या बोलते थे भाषण में? ऐसा भाषण के अंदर में कुछ नहीं, मैं संविधान के अनुसार कहता था कि आज भी दलित पिछड़ा हुआ है, पाखंड के खिलाफ बोलते, पाखंड के खिलाफ बोलता था, अंधविश्वास के खिलाफ कबीर की बात करता था मैं। अंबेडकर की जो सोच की बातें जो उन्होंने पुस्तकें लिखी है, विधानसभा में उसके बोलता था। मैं एक बार विधानसभा में बोला था कि भाई मेरे से जो पूर्व विधायक थे, तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो दुनिया से चले गए, लेकिन ये स्थिति थी कि वो बर्तन मांजने को मजबूर थे। किसी ऊंची जाति के घर में जाते थे तो उनको बर्तन साफ करने होते। अब आप एक सोचिए, जो आरक्षित सीट से आ रहा है और वो स्वयं ही बर्तन मांज रहा है, तो फिर आम समाज क्या सोचता है? लोग उदाहरण देते थे कि भाई विधायक भी अगर बर्तन मांज रहे तो तुम्हारी औकात क्या है? उसी का परिणाम है कि आज 70 साल बाद, 75 साल बाद भी गांव गांव में जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, उसके ऊपर मैं असेंबली में बोलता था कि अगर 200 आदमी जो विधायक सभा में विधायक बैठे हैं, अगर ये भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ अगर गांव गांव में आंदोलन खड़ा कर दें, तो उस दिन हमारे भारत के ऊपर जो छुआछूत का कलंक लगा हुआ है ये खत्म हो जाएगा। तो मेरे इन भाषणों को ही ये लोग टाइप करके और गांव में सुनाते हैं। अच्छा। ये देखो, ये गोविंद राम छुआछूत खत्म करना चाहता है। और बाबा साहब ने ये लिखा है कि हम जिस समाज में पैदा हुए, अस्पृश्य समाज में पैदा हुए, जब तक इनको समानता का दर्जा नहीं मिले, समानता का, स्वतंत्रता का दर्जा नहीं मिले, इनको समानता से जीने का अधिकार नहीं मिले, जब तक इनके साथ जाति भेद होता रहे, इनके साथ अन्याय होता रहेगा, इनके साथ छुआछूत होती रहेगी, तो हम लोग भी हमारे समाज के साथ में खड़े रहेंगे और इनके साथ जो अन्याय हो रहा है इसके विरुद्ध हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। हमारा 140 करोड़ का देश है जी। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़के और देश को आज़ाद किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इनके नेताओं के हमारे नाम हैं। सरदार पटेल को तो सर मोदी जी आदर्श मानते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि उनको बड़ी मूर्ति लगा के नदी के ऊपर, और वो जवाहरलाल जी का कद छोटा करना चाहते हैं, जबकि उनको पता नहीं है उस नदी का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। सर, किसी महापुरुष की मूर्ति लगाना, किसी दूसरे महापुरुष को छोटा करना कैसे हो गया? मैं वही कह रहा हूँ भी, ये चाहते हैं, अब ये कहते हैं कि सरदार पटेल, मोदी जी कहते हैं अगर प्रथम प्रधानमंत्री बन जाते तो देश का नक्शा ही अलग हो जाता। अब इनको पता नहीं है कि सरदार पटेल का तो डेथ ही 1948 में हो गई थी, कहाँ से बनते प्रथम प्रधानमंत्री? और सरदार पटेल ने खुद ने कहा, जब नियुक्त किया था प्रधानमंत्री, तो खुद ने लेटर लिखा है कि पंडित जवाहरलाल जी, आप ही इस देश को नियंत्रण कर सकते हो। खाली कांग्रेस को कमज़ोर करना, आरएसएस की आइडियोलॉजी को कायम करना, इसलिए उनमें से चुना सरदार वल्लभ पटेल, क्योंकि वो गुजरात के थे। महात्मा गांधी का कद छोटा करना, ये इनकी आरएसएस की पॉलिसी थी, क्योंकि ये सावरकर के विचारों से चलते हैं। आरएसएस के एक भी व्यक्ति का नाम बता दो आप शहीद होने वालों में, क्योंकि जब ये लड़ाई चल रही थी आज़ादी की, तो ये तो जो आंदोलनकारी थे उनके विरुद्ध में अंग्रेजों को सूचना देने वाले लोग थे, क्योंकि
1925 में जन्म हुआ आरएसएस का। ये अंग्रेजों की देन थी, जिस टाइम कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। जी। महात्मा गांधी को गोली इसलिए मारी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा, ताकि आज़ादी के अगुवे को गोली मार करके ये साबित कर दो कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि अंग्रेजों की चलाई हुई चाल थी आरएसएस की, कि आप 80 साल के बुजुर्ग को गोली मार रहे हो, जो देश की अगुवाई कर रहा था आज़ादी की। तो आज आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक तरफ महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, सरदार पटेल की विचारधारा है, और एक तरफ विचारधारा है नाथूराम गोडसे, सावरकर, दीनदयाल जी और मोदी जी, अमित शाह जी। अच्छा, आप इनको सबको एक ही सिनेरियो में रखते हो? ये एक तरफ है और हम एक तरफ है, क्योंकि हम संविधान को मजबूत देखना चाहते हैं। आज हमारे बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं, और इस बार जो नारा लगा था 400 पार, उसमें इस संविधान को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन जनता ने 237 पे लाके खड़ा कर दिया। कांग्रेस की तो फिर भी सरकार नहीं बनी ना सर? मैं मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस का एक उसूल है कि वो धर्म के नाम पे देश को नहीं बांटती, हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं बांटती। ये भी 1984 में दो ही थे, अटल जी, आडवाणी। जाति के नाम पे बांटती है, ये कहना चाहिए? नहीं, कांग्रेस सब धर्मों को बराबर रखती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हम सब हैं भाई भाई। चूंकि जब अंग्रेज आए तो मोमडन राज कर रहा था यहाँ, हम तो गुलाम थे। ये देश 1000 साल गुलाम रहा, उसका मुख्य कारण थी वर्ण व्यवस्था। हम जातियों और धर्मों में बंटे हुए थे। आज अम्बेडकर की जो है 130 देशों में जयंती मनाई जा रही है, पर डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश में आकर के और खाली एक जात का बन के रह जाता है, चूँकि वो शूद्र थे। ये बहुत गहरी बात बोली। हाँ, ये वो शूद्र थे, वो पढ़ते थे तो दरी भी साथ ले जानी पड़ती थी, कई बार तो क्लास से बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। ये बताइए गोविंद जी, आप भी दलित परिवार से आते हैं जी, और आपके पिताजी चौकीदार थे समाज कल्याण विभाग? हाँ, समाज कल्याण में चौकीदार। आपके साथ में ये सारी घटनाएं कभी हुई, छुआछूत, कि आपको दरी ले जाके पढ़ना पड़ा, या फिर और कोई इस तरह की जो? देखिए, हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो एक कुंडी होती थी पानी की कुंडी होती थी। अच्छा। बाल्टी पड़ी रहती थी पूगल गांव में। ठीक है। तो जो गया वो बाल्टी से निकालो, पी लो। लेकिन कुछ लड़कों के ये मतभेद रहता था, उस टाइम भी हमें महसूस होता था, ज़्यादा नहीं था। तो इसके लिए तो मैं देखिए उन टीचरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो टीचर अच्छे थे, वो धमका के रखते थे। लेकिन आज भी अगर बहुत सारे जो कट्टर जातियों के गांव हैं, वहाँ आज भी घटनाएं देखने को मिलती है कि बच्चों के साथ छुआछूत होती है। बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू आते हैं। अच्छा। अभी भी बहुत सारे गांव में जातिवाद के कारण जाट, मेघवाल, मुसलमान, राजपूत आपस के अंदर हम लोग, मुसलमान फिर भी इसमें कम है। हाँ। हमारे हिंदू धर्म के अंदर अभी भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, जबकि मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। ये चीज़ें हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। और आपने मेरे बारे में पूछा तो मुझे याद है कि मैं दूसरी क्लास में समाज कल्याण हॉस्टल में हो गया था। किसी घर में जाते थे तो हमें पूरा छुआछूत का सामना करना पड़ता था। अदर कास्ट में बिल्कुल करना पड़ता था। किस तरह से, कैसे होती थी छुआछूत? छुआछूत जैसे किसी को कहते पानी, अच्छा, तो वो लोटा लेकर के ऊपर से पानी पियो। अच्छा, तो हमें नीचे बैठना पड़ता था? नीचे वाली तो परंपरा है, आज भी गाँव में है। मैं कई जगह जाता हूँ, मुझे तो मांचा दे देंगे, कुर्सी दे देंगे, क्योंकि मैं एमएलए हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे समाज वालों को नीचे बिठाने के ट्राई करते हैं, अभी भी दरी बिछा देते हैं या आप बोरी। जब एमएलए नहीं थे तब आपके साथ हुई ये घटनाएं कि आप किसी गांव में गए हैं? मेरे साथ में देखो, मैं शुरू से बोल्ड था। मैंने एंट्री की तो लोगों ने कहा कि आपको देखिए थोड़ा सा इसमें, आप जहाँ भी जाते हो ऊंची जाति में तो बराबर बैठते हो। मैंने कहा देखिए, मैं मजदूरी करके खा लूँगा। पहली बात तो जहाँ मुझे छुआछूत महसूस होगी मैं वहाँ खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है। समानता का व्यवहार करेंगे, इज्जत से खाना खिलाएंगे तो खाऊंगा, अन्यथा मेरे मेघवाल समाज के घर में जाके खा लूँगा। क्योंकि नोखा में बीमारी थी। मेरे से पहले जो कोई एमएलए थे, एक आधा, सब तो नहीं, एक आधा एमएलए, उसको तो जेब के अंदर गिलास रखनी पड़ती थी, क्योंकि वो भी हमारे आदरणीय, में नाम नहीं लेना चाहता, बात है बहुत पुरानी होगी। और मेरा इसके पीछे मकसद कहने का ये है कि हम चाहते हैं कि आगे वालों को ये नहीं करना पड़े। और कई जो गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं वो शायद इस बात का भी बुरा मानेंगे, भाई गोविंद जी गिलास का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि वो एमएलए रहे हैं। साधारण तो चाहे हमारे माँ बाप और चाहे आपके, वो सारे ही वो करते थे, पर जो प्रतिनिधि होता है उसको समाज का अगवा होना चाहिए।
और यदि आज उसका कोई समर्थन कर रहा है तो वो खुद ही अंदर से गुलाम है लोगों का, वो नेता नहीं कहला सकता। ठीक बात। अगर शेड्यूल कास्ट का नेता होकर के और वो ये कहे कि भाई जो गिलास रखता था वो तो जमाना था, ये कह के करने का मतलब है कि वो भी उच्च कास्ट का गुलाम रह करके बढ़ना चाहता है, लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अब तो आरक्षण में भी वही लोग बढ़ेंगे जो मजबूत है और गरीब की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक बात है। अर्जुन राम जी भी जिस दिन घर चले जाएंगे उसके बाद इसका कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। अगर आप मजबूती की राजनीति नहीं करोगे, गरीब की लड़ाई नहीं लड़ोगे, देश में अन्याय हो रहा है उस पर नहीं बोलोगे, संविधान चल रहा है उस पर नहीं बोलोगे, खाली मोदी के पीछे बैठे मेज बजा रहे हो, विकास का है आप एक काम नहीं कर सकते, तो अर्जुन राम जी को लोग सीट से हटते ही भूल जाएंगे। और अभी में बीजेपी में वातावरण यही बना हुआ है, वहाँ बोलने वाले लोगों की कोई पूछ नहीं। जी, आपकी जर्नी पे वापस लौटते हैं। डूंगर कॉलेज से आपने कॉलेज किया? हाँ, मैंने एमए किया इतिहास किया। में। कौन सा सब्जेक्ट? मैं हॉस्टल में रहता था। अच्छा, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था। अरे वाह, इसीलिए आप इतिहास पे कमाल का इसलिए बोल मैं रहे हैं। इतिहास जो है मेरा कहीं से चालू कर लो, अच्छा, मैं सारा जानता हूँ कि देश गुलाम कैसे रहा। ठीक है। एक टाइम ऐसा था इस देश में जातिवाद नहीं था। अच्छा। जो जिस आदमी परफेक्ट है कि जो बाग लगा सकता है तो वो माली बन जाओ, गड़ा बना सकता है तो कुम्हार बन जाओ, मजदूरी कर सकते हो तो वो शूद्र कहला दो, पढ़ सकते हो तो वो पंडित बन जाओ। लेकिन ये धीरे धीरे ये व्यवस्था वर्ण व्यवस्था ऊंची जाति जो थी उन्होंने व्यवस्था की कि अब मेरा बेटा नीची जाति में नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे जो है वर्ण ये हायरार्की बन गई फिर उसी तरीके फिर वो 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक बात है। तो हमारे जो शूद्र हुए उनका काम है तीनों वर्गों की सेवा करना। हाँ और उसी का कारण है कि आज भी फेसबुक पर भी हाँ अगर हमारी जाति को कोई गाली दे रहा है हाँ तो हमारा लड़का वापस उसको गाली नहीं दे सकता, क्योंकि वो डरता है, उसके दिमाग में भय रहता है। जैसे अभी मेरा प्रकरण हुआ हाँ। तो मुझे खूब गालियां मिली, अच्छा, दिन में 1000 गालियां मिली, हाँ, आपके खिलाफ खूब माहौल चल खूब रहा है। माहौल बनाया। हाँ, लेकिन तो मैं आप क्या चाहते हैं कि आपके समर्थक भी गाली दें बदले में उनको? नहीं, गाली, हमारा समाज हमेशा डिफेंसिव रहा है, अच्छा, लेकिन डेमोक्रेसी को वो समझने लग गए। जब मैंने कॉल किया कि आए दिन गालियां पड़ रही है, बदनामी कर रहे हैं खामा का कुछ चिन्हित लोग, अच्छा, मैं सारे समाज के कोई मेरे विरुद्ध में नहीं है, हाँ। 36 कौम के लोग आए। अब इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया कि गोविंद राम जाट विरोधी है। ये कुछ आप हो लोग क्या हैं, जाट विरोधी? मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, और मुझे 5,11,000 वोट मिले हैं, उसमें अगर जाट नहीं होते तो मैं पहले वालों की तरह 2 लाख में निपट जाता। जाटों के गांव में लोगों ने पेटियां भर दी। ये तो एक ग्रुप है, उसने गड़बड़ की, उसका भी मैं अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने एक बार कह दिया जो कहना था। जी, जी। मैं बार बार उनको भी कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता। मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप कांग्रेस को वोट दो, क्योंकि अभी लड़ाई जो चल रही है वो सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, वाड्रा जी का एक फर्जी केस बनाया गया बीकानेर में जी, और अर्जुन राम जी पार्लियामेंट में उठाया, और वाड्रा जी आपको भी पता है प्रियंका जी के हस्बैंड का नाम है जी, और मुझे दुख ही है कि कहने को हमारे कांग्रेसी है, लेकिन वाड्रा जी को झूठे केस में फंसा के उनको बदनाम करने वाला अर्जुन राम, और उसी अर्जुन राम को हमारे जो कांग्रेस के जो प्रमुख नेता बने हुए हैं हाँ। वो षड्यंत्र करके वोट दिलाते हैं, मेरी आत्मा रोती है। कौन, नाम बताइए। मैं नाम अब नहीं बताऊंगा, वो एक ग्रुप था और मैंने खुलासा कर दिया। बार बार मैं इसलिए नहीं देना चाहता कि थोड़ा मुझे अच्छा लगता नहीं है, पार्टी की गरिमा होती है। मैंने अंदरूनी पार्टी को बताऊंगा, लेकिन मैं बार बार मीडिया में नहीं कहूंगा, क्योंकि उससे फिर बड़े नेता कहेंगे कि गोविंद जी आप बार बार पार्टी को जो है कमजोर कर रहे हो। इसलिए मैंने एक बार जो बोला है उस पर मेरा स्टैंड है, और अब आज के बाद वो फिर कोई हरकत करेंगे तो मैं फिर खुलासा करूंगा। करोगे आप वापस से हाँ, खुलासा? बिल्कुल खुलासा करूंगा। अभी मेरा आधा पार्ट है और लगातार वो पार्टी के विरुद्ध काम करते रहे। हाँ। तो ये बात सही है कि जिन्होंने मेरी पार्टी में पार्लियामेंट में जिस तरह से अर्जुन राम के साथ मिल करके जिन्होंने मेरी कब्र खोदी, अन्यथा हम जीतते, निश्चित रूप से जीतते। अर्जुन राम हार मान चुका था। अर्जुन राम को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, लेकिन यही लोग जो लोग ये नहीं चाहते भी गोविंद राम मजबूत नेता बन जाए, इसलिए मेरे साथ जो षड्यंत्र किया गया, मुझे नहीं कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हो गया। अन्यथा आज मैं राहुल जी को फॉलो करता, पार्लियामेंट के अंदर मोदी और अमित शाह की धज्जियां उड़ाते कि आज़ादी की लड़ाई तो हम नहीं देख सके, लेकिन राहुल गांधी जी की नेतृत्व में लड़ाई जो चल रही है पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध, उसमें मैं भी एक सिपाही हूँ।
राहुल गांधी जी का जो भी संदेश मिलेगा, अशोक गहलोत जी का जो भी संदेश मिलेगा, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन जब तक सांप्रदायिक ताकतों को प्रजातांत्रिक तरीके से सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और बीजेपी और आरएसएस को चाहे मेरा सगा भाई भी सपोर्ट कर रहा है तो मैं बिल्कुल उसके विरुद्ध में रहूंगा। मैं विचारधारा का आदमी हूँ और मैं कहता भी हूँ भाषणों में कि खून से भी बड़ा रिश्ता होता है विचारधारा का। ठीक है। मैं एक टाइम में बीजेपी में था, फिर भी मैं सेकुलर की बात करता था। नहीं, एक टाइम तो आप जनता दल में भी थे ना सर? हाँ, ठीक कहा आपने। 1993 में मैंने जनता दल से चुनाव। नहीं, आप मेरे को ये बताइए, आपका जनता दल से लगाव कैसे हुआ? शायद कॉलेज के टाइम देखिए, पे मैं कॉलेज डूंगर कॉलेज में था। डॉक्टर चंद्रभान जी और मोहन प्रकाश जी हमारे संपर्क में आए। मोहन प्रकाश जी जो बनारस मोहन हिंदू प्रकाश जी विश्वविद्यालय जो के वही- छात्र संघ अध्यक्ष वही रहे थे। अभी भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। इनकी चंद्रभान जी का एमबीबीएस बीकानेर से हुआ था। हाँ, एमबीएस हुआ और उस टाइम वो प्रदेश अध्यक्ष थे लोकदल के। राष्ट्रीय लोकदल के। लोकदल। लोकदल था। ठीक है। लोकदल एक ही था। हाँ हाँ, लोकदल। मेरे को युवा लोकदल का अध्यक्ष बनाया। मैं कैसे आप हॉस्टल में था। कैसे दोस्ती कैसे हुई चंद्रभान जी? वो हमारा यहाँ आना जाना था और उनका भी स्टूडेंटों से लगाव था। वो भी युवा नेता थे। हाँ, तो मैं बीकानेर में उनकी पहली मीटिंग कराने वाला मैं ही हूँ। डूंगर मैं मैन हॉस्टल में था, डूंगर कॉलेज में। अच्छा। तो मेरा वहाँ से उनसे परिचय हुआ। और उसके बाद उन्होंने मुझे जनता दल में 90, क्योंकि लोक दल यदि सारे मर्ज होकर जनता दल बन गया। हाँ। तो ऊपर तो नेता थे रामविलास जी ये लोग, और प्रदेश में थे चंद्रभान जी अध्यक्ष। तो मुझे जो 93 की टिकट दी वो चंद्रभान जी और रामविलास जी ने मिलकर मुझे दी थी। और मैं जो जनता दल का चुनाव लड़ा तो चौधरी देवीलाल और रामविलास जी पासवान दोनों मेरी मीटिंग में उपस्थित हुए थे नोखा के अंदर। और मेरी उम्र थी मात्र 31 साल। 31 साल। ठीक है। और 92 में मैंने इस्तीफा दे दिया था ऑपरेटर की नौकरी से। मेरी तरह ही अर्जुन राम जी भी एक टाइम ऑपरेटर। हाँ, आप लोग तो एक ही नौकरी में थे ना उस टाइम पे? क्या बीएसएनएल? वो बीएसएनएल में थे। पहले ऑपरेटर वो बने, फिर आरएसएलआईडी में हो गया। वो चले गए और उस टाइम बन गए। और क्योंकि उस टाइम ये था कि जो 10वीं फर्स्ट डिवीजन है उसके आधार पर ग्रेजुएट तक के बोनस नंबर मिलके और सिलेक्शन होता था। तो मैं 10वीं में फर्स्ट डिविजनर था, ये भी फर्स्ट डिविजनर थे। तो इनके टाइम में तो और ही वैकेंसी ज़्यादा थी, तो ये लोग लग गए थे। और फिर मैंने नौकरी को रिजाइन कर दिया और जनता दल ज्वाइन कर लिया, जबकि जनता दल उस टाइम खत्म हो रहा था। 1993 में ज्वाइन किया था? हाँ, नौकरी छोड़ के और मैंने ज्वाइन कर लिया। और जनता दल खात्मे पे था, लेकिन चौधरी देवीलाल और पासवान जी ये दोनों मेरी मीटिंग में आए और चंद्रभान जी ने मुझे टिकट दिया। तो आपके राजनीतिक गुरु चंद्रभान जी भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। रामविलास जी से बहुत प्रेरणा मिली, उनसे बहुत कुछ सीखा क्योंकि वो रिकॉर्ड वोटों से जीतते थे। तो फिर 98 में मुझे भैरव सिंह जी ने ले लिया बीजेपी में। तो मैं 98 का चुनाव 13,000 से आ रहा। अच्छा, एक बात बताइए, उससे पहले माणिकचंद सुराना भी तो आपके सपोर्ट में? 98 में हमने जो चुनाव लड़ा, आप भाजपा में आ गए थे? मैं भाजपा में। और माणिकचंद सुराना भी भाजपा में? माणिकचंद सुराना जी भी भाजपा में। उससे पहले भी तो आपके संपर्क थे माणिकचंद सुराना जी से? माणिक जी सोशलिस्ट विचारों के थे। जनता दल में हमारे साथ थे। जनता दल में फिर उन्होंने एक बार जनता दल प्रगतिशील बना लिया था। वो अलग चले गए थे। लेकिन 98 में वो भी बीजेपी से लड़े थे और मैं भी बीजेपी में आ गया था। तो 98 में मैं 13,000 से हार गया। ये संयोग कैसे बना कि आप और माणिकचंद जी एक साथ? माणिक जी इसलिए कि माणिक जी मेरा गांव पूगल था। अच्छा। और मैं जिला हेडक्वार्टर पे राजनीति करता था। और माणिक जी हम फिर बीजेपी में वो अध्यक्ष बने और मैं महामंत्री था जिले का। तो हम साथ साथ ही रहते थे। तो 2003 में मैं जीत गया और माणिक जी हार गए। ये हुआ। और पूरी 98 का बताओ ना। फिर आप पहला चुनाव हार जाते हैं 1993 में जनता दल से। 98 में आ गया बीजेपी। कितने वोटों से? उस टाइम तो मैं मात्र 14,000 वोट मिले थे। 14,000 वोट मिले थे। लेकिन उस वजह से कांग्रेस हार गई, चुनलाल जी इंदलिया हार गए। अच्छा। और रेवंत राम जी फिर 98 में भैरू सिंह शेखावत से? 98 में रेवंत राम पार्टी छोड़ के चला गया, बीजेपी कांग्रेस में चला गया गहलोत साहब के साथ। ठीक है। मुझे ले लिया भैरू सिंह जी ने। तो मैं 13,000 से आ रहा, मुझे 32,000 मिले और 13 वो मतलब 45,000 मिले रेवंत राम जी को। और चुनीलाल इंदलिया निर्दलीय के रूप में 13,000 वोट ले गया, 13 या 14,000, क्योंकि जाटों का उनको सपोर्ट मिल गया कुछ, एक ग्रुप का, डूडी ग्रुप का। अच्छा। उस वजह से वो झूंपड़ी निशान था, झूंपड़ी निशान था और वो रेवंत राम जी से नाराज थे। अच्छा। तो रेवंत राम फिर निकल गया। तो मैं 2003 में 27,175 वोटों से बीजेपी से जीता, संसदीय सचिव बना। लेकिन मैंने साल भर बाद वसुंधरा जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, क्योंकि उनका कार्यकाल मुझे अच्छा नहीं लगा।
वहाँ वर्कर की पूछ नहीं थी। तो फिर इन्होंने तय किया कि गोविंद जी आप जीते हो, आपको कहीं ना कहीं प्राइज़ देंगे, इनाम देंगे। तो इन्होंने मुझे फिर सेकंड जो मंत्रिमंडल बना उसमें संसदीय सचिव बनाया। लेकिन 8 में यहाँ से इन्होंने गांठ बांध ली और मेरे 8 में टिकट काट दी। वसुंधरा राजे से कैसे टसल? क्योंकि ये मतलब महारानी की तरह रहती थी वसुंधरा हाँ। जी, और इनके चारों तरफ वजीर रहते थे, एमएलए की पूछ कम होती थी, इसलिए मैं जो है पसंद नहीं करता था। हाँ। और मैं एक जीता था, मुझे महत्व देना चाहिए, तो वहाँ हारे हुए लोगों को महत्व ज़्यादा दिया जा रहा था। अच्छा। और मैं जो इतना रिकॉर्ड वोटों से जीत के आया उसको सम्मान कम था। तो मुझे ऐसा कई बार महसूस होता था कि महारानी के रूप में रहना चाहती है, और उसके मन में जो सामंती सोच है वो ज़्यादा थी, इसलिए मेरा तालमेल नहीं बैठा। सामंती सोच थी वसुंधरा? हाँ, वसुंधरा जी के अंदर सामंती सोच कूट कूट के भरा हुआ था। कैसे, एक दो उदाहरण बताइए आप, कैसे क्या क्या देखा आपने ऐसा कि? अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, पुरानी बातें हैं, मैं क्यों ज़्यादा उनसे अब उलझूँ। उसी का परिणाम है कि आज उनकी ये पोजीशन बन गई। उनमें जो प्रजातांत्रिक सोच होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं था। वो खुल करके लिमिटेड लोग, उन्हीं के कास्ट के लोग थे, वो उनसे ही उसी भाषा में बोलती थी जो राजा महाराजाओं के टाइम में थी। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में राजा महाराजाओं की ज़्यादा पूछ है, और सामान्य राजपूत जो है वो तो बेचारे आज भी सामान्य वोट की तरह ही है। आज भी राजा महाराजा देख लो, दिव्या कुमारी जी राज कर रही है, वसुंधरा जी को हटा के दिव्या जी को लिया है। और भी आप देख लीजिए, हमारे राज्यवर्धन सिंह जी आए गौरव देसर से जी, तो वो बीकानेर के हैं लेकिन जयपुर में बना रहे हैं। यही तो सामंती सोच है कि भाई जयपुर में कोई है ही नहीं क्या। लेकिन मैं फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं उन लफड़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, फिर कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि आपको डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक सोच होना चाहिए, वो सोच में कि उनमें कमी थी, और उसी सोच को पकड़ करके और मोदी जी ने, उन्होंने आज उनको बाहर कर दिया, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों बना दिया? कि इनको पता है कि सत्ता के बगैर रहने वाले लोग नहीं है। अन्यथा विद्रोह करके दिखाए, क्यों नहीं कर रहे विद्रोह, क्यों चुपचाप बैठे हैं? इसलिए मैंने जो है 8 के अंदर इस्तीफा दे दिया। इन्होंने टिकट काटी, मैंने इस्तीफा आपको पछतावा है कि आपने मुझे BJP पछतावा नहीं है, मैं खुश हूँ कि आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों की? मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं इनकी विचारधारा से उस टाइम भी खुश नहीं था, क्योंकि ये षड्यंत्र करते रहते थे आप बीजेपी में जाने हिंदू मुसलमान के झगड़े क्या का। कारण क्या था बीजेपी में जाने का? जाने का कारण ये था, उस टाइम मेरे पास पार्टी नहीं थी, अच्छा, और भैरू सिंह जी सेकुलर विचारों के थे। अच्छा, थोड़ी बहुत वसुंधरा जी भी थी, लेकिन भैरू सिंह जी बिल्कुल सेकुलर थे। ओके। और आज जो बीजेपी है, हाँ, ये बीजेपी 8 में नहीं थी, 98 में नहीं थी। अगर ये बीजेपी होती तो मैं 98 में इस्तीफा दे देता। फिर 2002 में गोधरा कांड हुआ, उसके बाद मोदी जी बने हिंदू सम्राट, लोगों को मरवा करके। तो आपको 2002 में बीजेपी छोड़ देनी चाहिए थी ना? नहीं, 3 में तो 2002 में इसलिए नहीं छोड़ी ना, वो कांड हुआ गुजरात में, और 3 में हमारे चुनाव हुए, हम एमएलए बन गए। हाँ, अब हम संघर्ष करते करते तो विधायक बने हैं जैसे तैसे। जैसे तैसे। और अब जब समय आया है तो हम तो पहली बार एमएलए बने थे, सारे ढांचे को हमने समझा, और 8 में हम सारी चीज़ें देख ली थी, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया और हम बाहर आ गए। हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको बीजेपी पसंद नहीं थी, भैरू सिंह शेखावत आपको ठीक लगा? हाँ, भैरू सिंह जी इसलिए थे ना कि वो चिंता करते थे कार्यकर्ता की, संघर्ष करने वाले की पूछ करते थे। मैंने आंदोलन किए नौका में, कभी पानी का, कभी बिजली का, लगातार मैं संघर्ष करता रहा। तो मुझे 98 में मेरे पास पार्टी नहीं थी, उनके पास कैंडिडेट नहीं था, वो तो एक दूसरे की जरूरत थी। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ नेताओं में इक्वालिटी होती है जो पर वर्कर की पहचान करते हैं। आजकल तो कोई वर्कर दरी नहीं बिछाना चाहते। हम लोग तो पोस्टर लगाते थे, मेहनत करते थे, गांव गांव में खुद ही माइक लेके प्रचार करते थे। आज का वर्करों में कहाँ है, आजकल तो रेडीमेड है। अब ना कुछ आदमी होता है, वो सोशल मीडिया में लिख देता है गोविंद राम चाहे कितनी मेहनत की है, कितनी जेल में गए हैं, वो लिख देता है ये तो गोविंद दिया है, क्योंकि उसको आप लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि गोविंद राम क्या है। ना उसने कभी दरी बिछाई, ना उसने इतिहास पढ़ा, ना उसने संघर्ष किया। तो 98 की और जो 3 की बीजेपी है उसमें और आज में और भी ज़्यादा अंतर आ गया। इसलिए मैंने 8 में सारे इनके सिस्टम देख लिए, और फिर मैंने अम्बेडकर मूर्ति लगाई और मैंने अम्बेडकर जयंतियाँ मनाई, और मेरी विचारधारा देखी। इन्होंने कहा कि गोविंद राम तो असेंबली के अंदर जो है वो खुल के बोलता है, अपनी भाषा नहीं बोल रहा है। तो धीरे धीरे आरएसएस से इशारा आने लग गया था कि जितने जनता दल से आए हुए हैं सबको सफाया कर देंगे। फिर माणक जी की टिकट काटी इन्होंने 8 में। देवी सिंह जी को भी आज देख लो वहाँ परेशान किया, पोते को टिकट दे दी। जी।
देव सिंह जी को टिकट नहीं थी। तो इन्होंने कहा था, और मैंने इशारा भी किया था माणक जी को और देव सिंह जी को। अच्छा, आपने कहा था? मैंने कहा था कि आरएसएस वाले कह रहे हैं इन जनता दलियों को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे, लेकिन निकालेंगे अच्छा, टाइम। ये सारे लोग जनता दल के तो थे। ये आप जनता दल की से देन हो थी, गए, हाँ। माणिकचंद सुराणा जनता दल से हो गए, देवी सिंह भाटी खुद जनता दल से थे। 2003 में वो अलग हो, सुषमा भी एक टाइम में जनता दल में थी, जो सुषमा स्वराज मंत्री थी सुषमा स्वराज, जनता दल से थे। लेकिन राजेंद्र राठौड़ जनता दल से थे। राजेंद्र जी जनता दल से थे। आज देख लो राजेंद्र जी की क्या पोजीशन है। ये आरएसएस की पसंद नहीं थी। ठीक है कि चूरू में मोमडन को टिकट मिल जाती थी, राजेंद्र जी राठौड़ की ताबे लग गई, जबकि ये भाटी जी आपस में 36 का आंकड़ा रहा है। किन किन का? देवी सिंह जी भाटी और राजेंद्र राठौड़ जी का। अच्छा, क्या क्या बात थी दोनों की? अब यही जाने, लेकिन दारिया कांड के अंदर भी मैंने देखा, उसके बाद भी बहुत सारे अवसर ऐसे आए, लंबी कहानी हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें, लेकिन उन बातों में मैं आज ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं तो यही कह रहा हूँ आपको कि हमारा जीवन संघर्ष में रहा है। एक बार मैं जब छत्तीसगढ़ में पढ़ता था तो वहाँ रोटियां गिन के देते थे समाज कल्याण में, जो सुपरिटेंडेंट होते थे। कितनी रोटी मिलती थी? रोटी 3 रोटी मिलती थी, और उम्र थी हमारी यंग, भूख लगती थी ज़्यादा। कबड्डी खेलते थे, कुश्ती खेलते थे, पढ़ाई करते थे। नौजवान को तो आदमी को भूख लगती है। तो मुझे याद है कि हमने और तो क्या करते थे, हॉस्टल के सारे बिस्तर ला के हमने समाज कल्याण हॉस्टल के बीच में पटक दिए। फिर वो सुपरिटेंडेंट आया कि यार मैं आटा बढ़ा दूंगा। मैंने कहा नहीं, आप रोटियां नहीं गिन के दोगे। आप हमारा 300-350 ग्राम आटा होता था, आप पूरा दो, क्योंकि उस टाइम पढ़ने वाले बच्चे थे हम लोग। तो आप देखिए कि बिजली का अभाव, मोमबत्ती से पढ़ते थे, और रोटियां भी हमें गिन गिन के मिलती थी। लेकिन फिर भी मैं समाज कल्याण का गुण इसलिए गा रहा हूं कि ये गवर्नमेंट थी, आपको प्लेटफॉर्म मिला वहाँ ये पर? प्लेटफॉर्म मिला, ये कांग्रेस की देन थी। ये हॉस्टल खोलना, नहीं तो गोविंद राम मेघवाल मंत्री नहीं बनते, मैं समाज नहीं कल्याण बनता। और यदि 13 में मुझे अशोक जी गहलोत नहीं लेते तो मंत्री क्या, मैं एमएलए हो सकता है? नहीं बनता। इसलिए मैं गाय बजाय कह देता हूं कि गहलोत साहब नहीं होते तो मेरी राजनीतिक हत्या हो जाती। उसका कारण यह है कि बीकानेर के जिला थे 2 नेता, डूडी साहब और वीरेंद्र जी। इन दोनों की इच्छा नहीं थी कि गोविंद राम एंट्री करें, जबकि मैं दोनों का आदर करता हूँ। मैं उस पुरानी बात पे बातें भी मैं आऊंगा। नहीं कहना चाहता। आपने अभी जनता दल की बात की कि बीजेपी में एक ऐसा अभियान चल रहा है कि जनता दल के नेताओं को बाहर निकाला जाए। जी, अभी के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, ये 2003 में देवी सिंह भाटी की पार्टी से चुनाव लड़े थे, ये सामाजिक न्याय मंच से लड़े थे, सामाजिक न्याय मंच और से। 5000 वोट मिले थे। 5000 वोट मिले थे। तो आप देखिए ना, बीजेपी में स्वीकार्यता तो है दूसरे दलों की कि देवी सिंह भाटी की पार्टी से आने वाला आदमी, कार्यकर्ता जो देवी सिंह भाटी की पार्टी से चुनाव लड़ा, उसे भाजपा मुख्यमंत्री बना देती है। फिर आप कहते हो कि जनता उसका कारण यह है कि इनको नहीं बोलने वाला चाहिए। आज आप देख लो कि पूरे प्रदेश में ब्यूरोक्रेट राज कर रहे हैं। उनको तो मंदिरों की छूट है कि मंदिरों में जाओ और पूजा करो, अच्छा, हेलीकॉप्टर में घूमो, ड्रेस बदलो, बोलो कुछ मत। 2 साल में पूरा विकास ठप पड़ा है। मैंने 2,500 करोड़ का काम कराया, 2,500 या 3,000 करोड़ का। नहरें तैयार करवा दी, जीएसएस लगवा दिए, रोडें बनवा दी, स्कूलें खुलवा दी, जगह जगह लाइट, वीसीआर कहीं भरने मैंने नहीं दी। किसानों को मैंने ज़बरदस्त राहत दी। जल मिशन में मैंने 116 टंकियाँ बनवा दी, और अभी बजट के अंदर 4 करोड़ रुपए मिले हैं वहाँ। वो भी मैंने पुरानी सड़क दी थी माधेवाली से 507, उसी सड़क को जो है विश्वनाथ जी ने रिपीट करवाई है। एक भी काम नहीं दिया है। ये ऐसे नेता चाहिए इनको। और हिंदू मुसलमान की राजनीति करो। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो भजन लाल जी हिंदू मुसलमान के दंगे करवाएंगे। ये साजिश करवाएंगे, मेरा यही सोच है। विकास तो ठप है, और ये टो में रहते हैं कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और चुनाव को, वोटों को मूवमेंट कराओ, और जो विभिन्न जातियों के लोग हैं उनमें हिंदूवाद का जहर भरा जाए ताकि हमें वोट मिल जाए। मैं इस नीति के खिलाफ। मैं ये चाहता हूँ इस देश में भ्रांति खत्म हो, हमारा देश मजबूत हो, हमारा संविधान मजबूत हो, और हम यही चाहते हैं क्योंकि हम तो नीचे से ऊपर आ रहे हैं। हमारा जीवन जो है वो संघर्ष में है। पढ़ाई लिखाई पूगल छत्तीसगढ़ में हुई, चुनाव लड़ा नोखा में जाकर, विभिन्न स्तरों से होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ना सड़क थी, ना स्कूल थी, शिक्षा का नाम नहीं था। जैसे मेरे पिताजी है, पहली क्लास में नहीं पढ़े हैं। क्यों? कि उस टाइम स्कूल ही नहीं थी, और वो छुआछूत के शिकार थे। उन्होंने अपना भाग्य ही मान लिया था कि हम कभी जिंदगी में जी नहीं सकते इज्जत से, हमें यही जिंदगी जीनी है। लेकिन आज संविधान ने हमें ताकत दी है, वोट का अधिकार दिया है। इसलिए मैं प्राय कहता हूँ 2 श्लोक कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि कायर आदमी दिन में 100 बार मरता है, और बहादुर आदमी जिंदगी में 1 बार मरता है।
तीसरी मैं कहता हूं कि बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। चौथा मैं ये कहता हूं कि आप संविधान के अनुसार चलो। भारत के संविधान में बहुत ताकत है, जिसके अंदर चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे रामलाल हो, चाहे डीजी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, बड़े बड़े लोगों को जो जेल में जाना पड़ रहा है, वो संविधान की ताकत है। इतिहास की आपने खूब सारी बातें की, आपके इतिहास के कुछ एक फॉल्ट है मेरे पास में। 2003 में भीतरखाने ऐसी बात चलती है जिनके बारे में आपके खूब सारे बयान प्रचलित हैं। 2003 में ये बात भीतरखाने है कि सार्वजनिक है या नहीं है मुझे नहीं पता, डूडी जी ने आपकी मदद की थी, रामेश्वर डूडी जी। ये आप ठीक कह रहे हो जी डूडी जी क्या प्राय कांग्रेस को वोट देते नहीं थे जी। तो रेवंत राम जी से नाराज हो गए थे, मुझे वोट दिया। रेवंत राम पवार का समर्थन नहीं? हाँ वोट दिया। क्यों दिया? लेकिन वो इसलिए कि रेवंत राम को हराना है, तो 3 में मुझे वोट दे दिया। मैं मानता हूँ, मैं तो आप जीत गए रहा थे था। सपोर्ट लेने के लिए? सपोर्ट लेने के लिए गया नहीं था, वो आए थे। उन्होंने कहा कि रेवंत राम जी को हराना है, तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ, ठीक है। हमारे काम करने पड़ेंगे, हम करेंगे, उसमें क्या बात है। जो वोट लेने वाला है वो तो कहेगा ही, कहीं से वोट आओ, वोट तो लेगा वो। कांग्रेस में होते हुए रामेश्वर डूडी ने हाँ आपका समर्थन किया, हाँ, आपकी मैंने मदद दिया। की, आपकी मदद की। हमने हमारी मदद की 2003 में, और उसकी पुष्टि मोडाराम जी भी कर रहे हैं, और मैंने भी मेरे बयान में कहा है। नहीं, फिर आपने भी तो एक गेम किया था ना सर, उसके बाद में जो पंचायत हाँ वो प्रमुख लड़े, हमने प्रमुख में उनकी आपने मदद उनके कर खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा? कैंडिडेट उतारा था, अच्छा। लेकिन वो उनसे सेटिंग करके, उनकी जाति का ही था, वो बैठ गया। वो कैंडिडेट था, वो बैठ गया और वो निर्विरोध हो गए। नहीं, आपने तो उस वक्त स्टेटमेंट भी दिया था ना कि भाई जो आपका ऐसा बयान था कि जिसने भी इस चुनाव में मेरे को जिताने में मदद की उसका एहसान हम चुकाएंगे, और आपने वो जो एहसान मैंने एहसान चुका दिया। कैंडिडेट नहीं उतार के, खुद की पार्टी का कैंडिडेट नहीं उतार के आपने एहसान चुका दिया, ये मैं कहना वही कह रहा हूँ ना, कैंडिडेट को दिया था, उसने सिंबल बाद में भरा नहीं, और वो निर्विरोध हो गए। सिंबल तो दिया था, तो वो आपने लड़ा एहसान था, चुका दिया, लेकिन उसने रामेश्वर पर्चा डूडी। उठा लिया। ये मानते हो आप यूं मान लो भी एहसान उतार 3 दिया, महीने बाद? लेकिन वो एहसान मानते नहीं है। अच्छा वो एहसान मानते नहीं, वो बड़े लोग हैं। जी। तो फिर बाद में मेरे को महसूस हुआ कि तो राज के साथ चलने वाले हैं, और उसी चुनाव में मेरे साथ इन्होंने धोखा कर लिया। कौन से चुनाव में? प्रधान में, प्रमुख में हमने हाँ मदद कर वो दी, बताइए पूरी कहानी। और प्रधान के अंदर इन्होंने धोखा कर लिया। वो पूरी कहानी बताइए। मेरी पत्नी भी प्रधान की कैंडिडेट थी, ठीक है। वहाँ इन्होंने 2 वोट हमारी पार्टी के भी, उस टाइम में बीजेपी में था, उन्हीं के माध्यम से 2 वोट चुरा लिए। हम आपका ये समझौता नहीं हुआ था क्या कि रामेश्वर डूडी को तो जिला प्रमुख बनना है और आपकी पत्नी को प्रधान बनना है? ये समझौता हुआ था? ये कुछ बातें हुई थी उस टाइम हुई थी। खुल के बताइए ना कि हाँ ऐसा मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा समझौता हुआ था, ठीक है। लेकिन उन्होंने धोखा कर लिया। आपने नहीं किया? मैंने नहीं किया, वो प्रमुख बन गए और हम प्रधान हार गए। तो मैंने स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई जिन्होंने धोखा किया है, हाँ, आने वाले टाइम में उनकी पूर्ति करेंगे। पूर्ति आपने कब की? फिर 8 में की। 8 में आपने पूर्ति की। मैं निर्दलीय हो गया, पार्टी ने मुझे निकाल दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। और 8 में उन्होंने फिर विश्वनाथ जी को मदद कर दी, खाजूवाला परिसीमन हो गया। जब हाँ खाजूवाला परिषद, बहुत सारे नेता एक साथ हो गए बीजेपी और कांग्रेस के, मैं 600 वोटों से हार गया। फिर 13 में फिर इन्होंने विश्वनाथ जी को दी, क्योंकि इनको क्या रिजर्व सीटों के अंदर बीजेपी यस का में। टिकट डूडी जी कैसे दे रहे थे? वही तो बात है कि 3 में मुझे मदद की, मैं बीजेपी में था। अच्छा, मदद की उन्होंने, विश्वनाथ मेघवाल की मदद की मदद 2008 की में। 8 में, ठीक है। और 2013 में भी उन्होंने विश्वनाथ 13 में भी उनको वोट दिए, क्योंकि ये जिला में प्रमुख रहने के कारण प्रत्येक विधानसभा में इनके 5-7 हज़ार वोट फिक्स थे। होता ही है, मोबिलाइज करते हैं। नहीं, फिर जो उन्होंने प्रधान के चुनाव में जो आपकी मदद नहीं की, हाँ। वो पूर्ति आपने कहाँ की थी फिर? वो पूर्ति फिर 8 में की। 8 में इनको हरा के? 8 में ये हार गए, विश्वनाथ तो जीत गया, हाँ। लेकिन ये हार गए। हाँ। और कन्हैया जमर जीत गया। कन्हैया और यही मोडाराम आज जो जिला प्रमुख है, उसकी पत्नी को इन्होंने प्रधान बना दी थी। अब ये कहेंगे साहब कांग्रेस को बनाई, तो फिर कांग्रेस का रेवंत राम क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस को सुषमा बारूपाल को क्यों हराया? आपने टिकट दिला करके, और सुषमा को आपने खाजूवाला में क्यों हराया? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ना, मैं इन बातों पे अब कम बोलना चाहता हूँ, जो पार्टी का भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बात सही है कि विश्वनाथ जी को उन्होंने 8 में और 13 में मदद की थी, क्योंकि पावरफुल नेता थे। पावरफुल इसलिए थे कि जिला परिषद इनके पास में थी। जिला परिषद। हाँ, फिर भी मैं आदर करता हूँ। अच्छा, फिर वो दुनिया से चले गए, मुझे जाना है। गलती हुई थी आपसे। हाँ, 2008 में तो आप निर्दलीय लड़ लिए थे, 2009 में फिर आपके साथ में गलती हुई थी। 9 में पार्लियामेंट लड़ा मैं। नहीं, वहीं से फिर आपकी और अर्जुन राम मेघवाल की टसल शुरू हो गई थी ना? मैं बसपा से नहीं लड़ता, पार्लियामेंट।
तो अर्जुन राम एमपी नहीं बनता, नहीं बनता। किसी सूरत में नहीं बनता। क्यों कि 50,000 दलित माइनॉरिटी का मैंने ले लिया तो कांग्रेस को नुकसान हो। तो ये समझौता था उसका लाभ ना, कोई समझौता नहीं। अच्छा, उसका लाभ अर्जुन जी को मिला, लेकिन अर्जुन जी भी डूडी जी ये दोनों एक हो गए। कौन से चुनाव में? 9 के अंदर। अच्छा, रेवंत राम को वोट तो इन्होंने नहीं दिया, तो वो भी निपट गया। और हमारे बसपा में तो बिल्ला ही नहीं था। अर्जुन जी जीत गया और 19,000 से रेवंत राम हार गया। अच्छा, वहीं से आपका और अर्जुन राम मेघवाल जी के बीच में नहीं, हमारा तो 9 से ही हो गया। भाई हम 9 से ही ना, 9 बसपा से फिर हम कांग्रेस 13 में हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। नहीं, उससे पहले एक आंदोलन हुआ था जो मुझे याद आ रहा है 2012 में। वीरेंद्र बेनीवाल गृह मंत्री थे, कचहरी में आप कोई प्रदर्शन कर रहे थे, आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आपको गंभीर चोटें आई थी, वो घटना बताइए ना, क्या है? वो 17 में हुआ। नहीं, उससे पहले 12 में भी नहीं, अच्छा, 12 में हुआ। 12 में हुआ था ना। 12 में आंदोलन हुआ जिसके अंदर गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे और पुलिस ने 465 पर एक मेघवाल को मार दिया था कूट के और नहर में पटक दिया था। ये आपने ठीक याद दिलाया। वैसे उससे पहले मेरा एक आंदोलन टाडा का भी हुआ 95 में। 95-96 में एक मेरी उदयसर प्रकरण में भी मैंने धरना दिया। तो 95 में उस टाइम जनता दल में था, जनता दल जबकि खत्म था, लेकिन मैं जनता दल में था। लेकिन अब आपने ये पूछा है 12 का, तो 12 में हम जेल में गए, लाठीचार्ज हुआ जबरदस्त, मेरे चोटें लगी। वो एसपी जो है वो बदमाश था। कौन थे? कोई कश्यप था, सक्सेना। अच्छा, एसपी सक्सेना था। उसने लाठीचार्ज किया। आपको क्योंकि कई वो गंभीर वसुंधरा जी से मिला हुआ था। अच्छा, वो वसुंधरा जी को ओबलाइज कर रहा था। तो वो अशोक जी गहलोत की सरकार को बदनाम करना चाहता था, इसलिए लाठीचार्ज किया मेरे पर। क्योंकि लेकिन मैं आज भी किशन शाह एडिशनल एसपी थे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका कई बार इंटरव्यू भी आते हैं सामाजिक चेतना के आधार पर। वो एडिशनल एसपी थे CID-CB में। अशोक राठौड़ जी आए थे, यहाँ से भेजे गए थे कि अभी आप निष्पक्ष जांच करके आओ। जांच किशन शाह को दी, एडिशनल एसपी CID-CB बीकानेर, और उसमें वो 302 साबित हुआ। हमारा मांग ये थी कि 302 है, पुलिस वालों को अरेस्ट करो। तो फिर एडिशनल DG थे सिविल राइट्स में RP सिंह, उन्होंने कांग्रेस राज ने चालान किया और 302 के अंदर पुलिस वाले गिरफ्तार हुए और 2 साल वो जेल में रहे। बाद में डिसीजन हो सकता है बरी हो गया हूँ मैं, बाद में लफड़े में पड़ता नहीं। मैंने तो आंदोलन किया था, भाई सही होना चाहिए। उसमें हमारा ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ, मेरे लगी, मेरे बेटे के लगी, मेरे भाइयों के लगी, जितने भी आंदोलन में आए उसमें करीब 50 लोगों के ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ था, सर फूटे थे। लेकिन मैं आंदोलन से कभी घबराया नहीं। SP ने प्रस्ताव भेजा था कि अगर आप अभी भी मूवमेंट वापस लेते हो, मैं जेल में था, मुझे बैरिक में बंद किया गया था, तो कि मैं आपको बिना मुकदमे छोड़ सकता हूं। तो मेरे पे 307 का मुकदमा कायम किया गया, ठीक है, और जेल में डाला गया। चोटें हमारे लगी हुई थी, पर मैं घबराया नहीं। मैं प्रेरणा भगत सिंह जी से और आज़ादी के लोगों से लेता हूँ जो लड़ाइयाँ लड़ी। मैं घबराया नहीं, मैं जेल चला गया, हमारी जमानतें हो गई। फिर ऊपर 14 अप्रैल आ गई, तो 14 अप्रैल को मैंने विशाल रैली की स्टेडियम में, वहाँ से जुलूस लेके, और हम लोग कचहरी में आए थे। उस टाइम करोड़ी लाल जी मीणा भी आए थे। उस टाइम करोड़ी लाल मीणा निर्दलीय थे। करोड़ी लाल जी नाराज होकर चले गए थे क्या आपसे? ना, मेरे से कोई नाराज नहीं हुए, नहीं हुए थे। नहीं, निर्दलीय थे। वो आए, सहयोग करके चले गए। मैं भी निर्दलीय था और वो भी निर्दलीय थे। हम दोनों ही निर्दलीय थे, क्योंकि हम चुनाव हार गए थे। फिर आपने कांग्रेस 13 के अंदर फिर कांग्रेस मैंने रिक्वेस्ट की आदरणीय गहलोत साहब से, और मैंने कहा भाई हम भी तो गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और मेरी पार्टी में एंट्री कराई। तो इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर चंद्रभान ने मदद की। चंद्रभान जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका भी मेरे को सहयोग था। लेकिन 13 वाला चुनाव भी आप हार गए। 13 का चुनाव इसलिए हार गया मोदी लहर कि कांग्रेस के जो नेता थे, अच्छा, अब मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, आप सीधा बोल दीजिए ना। रामेश्वर डूडी ने आपका समर्थन नहीं किया, उन्होंने आपकी मदद नहीं की। वो मैंने जब कह बात दी, इतनी खुल चुकी वो है, मैं अभी पीछे बोला ना, उसमें सारी बातें कह दी। उन्होंने समर्थन नहीं, सारे नेताओं ने नहीं किया, 1-2 और भी थे प्रभावशाली, और उससे मैं चुनाव हार गया। लेकिन वोट बैंक मेरा बढ़ गया। निर्दलीय में 25,000 मिले, जीतने वालों को 25,600, नहीं, एक बात समझ नहीं और आई कांग्रेस में 57,000 वोट। मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि आप कांग्रेस से हैं, आपकी लड़ाई बीजेपी से होनी चाहिए, लेकिन आप सच्ची बात कह रहे हो। आपकी लड़ाई लेकिन कांग्रेस के भीतर आप कह रहे हो कांग्रेस कि से उन्होंने लड़ाई नहीं थी, पर इन नेताओं को यह है कि दलित नेता अगर स्थापित हो गया तो फिर हम जो रिजर्व सीटों में यसमैन को बनाते हैं वो नहीं आएंगे। उसका उदाहरण बताऊं, मैं निर्दलीय चुनाव हार गया,
मैंने 5 निर्दलीय जिताए पंचायत समिति में। अच्छा। और कांग्रेस का इलाका होते भी सुषमा हार गई थी, 1 सीट जीती थी भाइया महाराज की। जी। कांग्रेस तो इन्होंने थैले में ले रखी थी, इसलिए इन्होंने विश्वनाथ को मजबूत किया और वहाँ बीजेपी का प्रधान बना। और कांग्रेस की 1, मेरी निर्दलीय 5 और 8 इसके वो जीत गए, हम बीजेपी के, 1 आधा निर्दलीय था। तो फिर मैं निर्दलीय को लेकर के मैंने सामने प्रधान लड़ाया, कांग्रेस तो प्रधान ही नहीं लड़ पाई। और जब 13 में इन्होंने मुझे हराया तो कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे जब ऐसा वो सिंबल दिए तो मैंने 11 सीटें जीती 15 में से, और बेटी सरिता को मैंने प्रधान बनाया। अब ये कहते हैं साहब बेटी को क्यों बनाया? अरे भाई, तो किसी को गलत आदमी को बना देंगे तो वो तो सामने टिकट मांगने लग जाएगा। जैसे भंवरलाल जी ने एक महिला को, संतोष को प्रधान बनाई थी, अगले चुनाव में वही भंवरलाल जी के सामने टिकट मांगने लग गई। क्योंकि ये भी दुर्भाग्य है कि आप अनवेच और राजनीतिक आदमी को आगे बढ़ाओगे तो सबसे बड़ा वो दुश्मन बनेगा। तो मेरे सामने तो ये खूब हुआ है कि शेड्यूल कास्ट में हम जिसको भी उठाने की कोशिश करते हैं तो 6 महीने बाद ये जो अपर कास्ट के नेता हैं वो उसकी जेब में डाल के 2 रुपये का लालच दे करके हमारे सामने लड़ा देते हैं। ये हमारी मजबूरी है, लेकिन मैं उनका विरोध नहीं करता। क्यों? कि मैं ये मानता हूँ बेचारे ये अज्ञानी है कि जिसने इनको इज्जत दी, सम्मान दिया, आगे बढ़ाया, और राज में था तो ये गेट ही नहीं छोड़ते थे मेरा, और आज ये अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं। और उनके पीछे लॉजिक इसका ये होता है कि जो मैं राज में था और जो मेरे पास दरवाजे पे खड़े रहते थे, आज वो मुझे गाली दे करके, और वो अंशुमान सिंह जी, आपके रविशेखर, जो कल तक तो वो रविशेखर को गालियां देते थे और मेरे गेट पे खड़े होते थे, आज मुझे गाली दे के उनमें घुस गए। अब वो तो उन नेताओं को सोचना है कि कल कहाँ थे, आज कहाँ है, और कल मैं पावर में आऊँगा तो वो तो बेचारे घूम फिर के वापस आ जाएंगे। क्योंकि वो इसलिए आ जाएंगे कि उनको कोई पार्टी लेती नहीं है। वो निर्दलीय लोग हैं, पार्टियों के नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। उनको तो गाली दे करके, 2 आंदोलन करके और कैसे ही करके और छोटे मोटे ट्रांसफर, उनका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। किसी को 2000 मिलते हैं, किसी को 4000 मिलते हैं, किसी को आप कर देते हो छोटे मोटे काम। हम निर्दलीय के रूप में लड़ने वाले लोग हैं, अपना वजूद जिंदा रखने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए छोटे मोटे काम निकालते रहते हैं। मैं उनको ना तो हाईलाइट करता और ना मैं उनके नाम लेना चाहता। बस मैं तो इतना ही कहता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि वो सही लाइन पर चल करके अपने परिवार का पोषण करें, और समाज में भी अगर सामाजिक रूप में भी काम करें तो उनकी इज्जत कायम रहे, और ये इधर उधर यूं घूमते रहे और अपने नेताओं की कब्र खोदने के चक्कर में, आलोचना के चक्कर में खुद खत्म नहीं हो जाए। ठीक। गोविंद जी, 18 के चुनाव पे आते हैं। आप दूसरी बार, इस बार जनता ने आपकी सुन ली या भगवान ने आपकी सुन ली, और आप वापस से विधायक बनते हैं। पहली बार कांग्रेस से विधायक बनते हैं। संयोग ऐसा बैठता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आप मंत्री बन जाते हैं। 18 वाला चुनाव बताइए, किसने आपकी मदद की, किसने आपकी खिलाफत की? वो मैं बात सारी अभी 25 तक मैं मूवमेंट में बोल चुका हूँ। बार बार मैंने कहा ना, ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी नेता ने मुझे कहा कि हम आपकी मदद करना है, मुझको नहीं, आप अपना काम करो और हम हमारा काम करते हैं। और मैं जिले में रिकॉर्ड वोटों से जीता हूँ। मैं दोनों बार जीता हूँ, दोनों बार जिले में भारी जीत से जीता हूँ। पहले 27,000 से जीता रिकॉर्ड वोटों से, और 18 का चुनाव 31,089 वोटों से मैं जीता। जिले में किसी की जीत नहीं थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया और मुझे काम करने का मौका मिला, जबकि मेरे विभाग में इतना कोई दम नहीं था। आपदा प्रबंधन था, प्रशासन था, लेकिन मुझे इज्जत दी, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर, आज भी जाता हूँ ना कहीं भी सर्किट हाउस में, जनता में, तो मुझे ये कहते हैं ना भी आप कैबिनेट मंत्री जी रहे हुए आगे, तो मुझे एक सम्मान दिया जो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा है। आज महात्मा गांधी के पास धन नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर का कहीं सम्मान आपको अशोक गहलोत, हमें सम्मान अशोक गहलोत जी नहीं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, चूंकि कैबिनेट मंत्री बनाते हैं तो गहलोत साहब पूरे नेताओं से डिस्कस करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पूरी पार्टी ने सम्मान दिया, अशोक गहलोत साहब ने दिया, उसके आधार पे मैं कैबिनेट बना और पूरे राजस्थान में घूम घूम करके मैंने अपने लोगों को जगाया। गोविंद जी, आप अशोक गहलोत जी को अपना नेता मानते हैं, उनको अपना लीडर कहते हैं, और मेरे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि अशोक गहलोत से आपकी ट्यूनिंग बैठी कैसे, कि अशोक गहलोत जो हमेशा खामोश रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते, दूसरी तरफ आप हैं जो खुलकर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मुँह फटे हैं, जो बातें बोलनी नहीं चाहिए वो बातें भी आप कभी कभार बोल देते हैं। ये ट्यूनिंग कैसे बैठ गई अशोक गहलोत से? ट्यूनिंग इसलिए बैठी कि अशोक गहलोत साहब, हर आदमी को कोई इधर उधर थोड़ा भटका होता है तो सही लाइन पे लाने की। आप भटके हुए थे? मेरे पास पार्टी नहीं थी, भटका हुआ नहीं था, मेरे पास पार्टी नहीं थी।
दूसरा उनकी आइडियोलॉजी से चलते हैं, वो गांधीवादी है, संविधान में भरोसा करते हैं। आप अम्बेडकराइट से? उनका जो, मैं अम्बेडकराइज था, गांधी जी को भी मैं मानता हूँ, क्योंकि जो पूरे विश्व के अंदर अहिंसापूर्ण नीति का आंदोलन की जो रूपरेखा दी वो महात्मा गांधी जी ने दी। ठीक है, इसलिए और अशोक गहलोत को आप अम्बेडकर ने लीडर भी मानते हैं। यही लिखा है कि अगर हम फोर्सली लड़ेंगे तो आप मारे जाओगे, ठीक है। और आप महात्मा गांधी की नीति पे आंदोलन करोगे, जैसे अंग्रेजों से लड़ना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कभी नमक के विरुद्ध में अहिंसापूर्ण आंदोलन किया, दांडी यात्रा की, असहयोग आंदोलन किया, तो ये जो फार्मूले दिए, तो मेरा जो आंदोलन होता है प्राय वो उस नीति के ऊपर होता है। इसलिए अशोक गहलोत को लाइक तो करते हैं। अशोक गहलोत जी जो है इस आंदोलनों को लाइक करते हैं। हाँ। दूसरा, मैंने मेरे पर्सनल स्वार्थ के लिए कभी उनको तकलीफ नहीं दी। जैसे मुझे कैबिनेट में कोई बड़ा पद नहीं मिला तो मैंने कभी जाकर उलाना नहीं दिया। ठीक है, मेरे को सम्मान दे दिया पार्टी में, मैं उससे खुश हूँ। आज पार्टी में बेटा बेटी प्रधान रह गए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को सब कुछ मिला है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अनुसूचित जाति में और लोगों को भी मौका मिले, लेकिन अयोग्य लोगों को अगर हम लाएंगे तो जिस तरह से आज राग लाप रहे मेरे विरुद्ध, ऐसे लोगों को भी हम लोग नहीं लाएंगे। ऐसे लोगों को लाएंगे जो योग्य हो। मैंने अभी पार्टी में कहा है बीकानेर में कि आरक्षित सीटों पे उनको लाओ, आप अपनी अपनी विधानसभा में जो लोग जिंदा हो, अधिकार की बात करते हो, 36 कौम का सम्मान करते हो, और वो अपनी मोहर अपनी जेब में रखे। हमारी मोहर ही अगर दूसरी जेब में रहेगी, अगर आप किसी को प्रमुख बना दो और उसको 1 रुपये का अधिकार नहीं है, प्रधान बना दो, उसको 1 रुपये का बजट देने का अधिकार नहीं है, तो फिर प्रधान के पदों का ये मैसेज आएगा समाज में कि इनके तो जो मुखिया लोग हैं वही गुलामी कर रहे हैं। तो इससे हमारा समाज बहुत आहत होता है। अशोक गहलोत तो आपको रोकते नहीं है कि ऐसे बयान मत दिया करो? नहीं, गहलोत साहब कभी कभी जरूर हिंट्स करते हैं। अच्छा। कि देखिए ऐसी भाषा कोई मत बोलो आप लोग जिससे कि लोग नाराज हो, क्योंकि मैं उनको बहुत आदर करता हूँ और मैं बोलता भी नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मेरे साथ होता है षड्यंत्र। अभी ककराला में मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है। षड्यंत्र 2003 के वीडियो फर्जी बना के विधानसभा के मेरे पार्लियामेंट चुनाव में बांटे गए। तो मेरे साथ हमेशा षड्यंत्र हुआ है। और इतना जरूर है, मेरे को कोई उकसाता है तो मेरे से छोटी मोटी बात निकल जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे रिचपाल जी मिर्दा क्या बोलते हैं, उन पे कोई रिएक्शन नहीं है। हनुमान जी भी आवेश में कई बार बहुत बातें कहते हैं, उन पे नहीं है, क्योंकि उनका वर्कर, उनकी जाति वो मजबूत है, इसलिए हरेक की हिम्मत नहीं पड़ती। प्राय ये हम लोगों को कंट्रोवर्शियल जो बनाने की चेष्टा करते हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि जिस दिन दलित समाज जग गया, आप भी इनके बगैर वार्डपंच नहीं बन पाओगे। चूंकि आरक्षित सीटों में आप ऐसे लोग बनाते हो जो उसकी मोहर भी आप अपनी जेब में रखना चाहते हो। मेरे पास बहुत उदाहरण है। मैं दिन भर फील्ड में रहता हूँ और सामान्य सीट में आने नहीं देते। सामान्य में भी आप चाहते हो, ओबीसी में भी आप चाहते हो, तो भी हम विरोध नहीं करते। और वहां आरक्षित सीट आती है जी, तो मैं जरूर कहता हूं कि आप आरक्षित सीट में तो मैं अधिकार दो, कोई ढंगा आदमी बिठाएं जो संविधान के अनुसार चले। जी। लेकिन आरक्षित सीट में भी जिता कर सारी मलाई आप खाते रहो, सारा बजट आप खाते रहो, और हम अगर कहीं बोले तो हमें आप बोलने नहीं दो, और जब हम बोले तो हमारे विरुद्ध वही लोग जो आपके जेब के हैं वो आप सामने खड़े कर देते हो। ये बात अच्छी नहीं है। इस परंपरा को मैं खत्म करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। परंपराएं तो और भी खत्म करिए। आपकी और अर्जुन राम जी की अब लड़ाई काफ़ी पुरानी होगी। आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की कि उसको एक बार बैठकर शांत कर लिया जाए, सुलझा लिया जाए? या फिर अर्जुन राम, देखिए अर्जुन राम जी के साथ समझौता इसलिए नहीं हो सकता, एक तो हमारे एंटी पार्टी के हैं, वो बीजेपी के। वो तो राजनीतिक, आप व्यक्तिगत तौर पर रिश्तों में मिठास आए, आपस में साथ उठे बैठे। आप तो साथ साथ भजन गाते थे ना सर? अर्जुन राम जी भजन गाते थे, आप भजन गाते थे, आप ठीक कह रहे हो। आप रिश्तेदार थे आपस में। मेरे अर्जुन राम जी से शब्दों को लेकर के इतना नहीं है जी, जितना उनका बेटा जो उत्पात मचा रहा है रविशेखर। हाँ, वो जबकि नुकसान तो कर रहा है अर्जुन जी का, लेकिन वो जो षड्यंत्र करता है, झूठ बोलता वो आपके खिलाफ हो रहे हैं। तो मुझे बोलना पड़ता है, नहीं तो मैं तो नाम ही नहीं लेना चाहता। मैंने तो कहा है मीडिया में, हाँ। अरे भाई रविशेखर जी, अर्जुन जी आपकी 500 आंगली घी में है। हाँ। मतलब आप राज के मजे लो, क्यों इन गरीब बच्चों को खरीद करके ऑडियो वीडियो बनाते हो? क्यों मुझे आपके विरुद्ध बोलना पड़े? मैं व्यक्तिगत बोलने में विश्वास नहीं रखता, मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूँ। तो उसमें तो अर्जुन जी मुझे नहीं रोकेंगे, अर्जुन जी को मैं नहीं रोकूंगा, कि वो 4 बार के मंत्री है, चाहे फर्जी वोटों से ही बने हैं। फर्जी वोटर? हाँ, 1,75,000 मतलब
1,75,17,000 वोट मेरे फर्जी डाल करके जीते, यानी तो मैं जीतता। आपको कोर्ट जाना चाहिए अगर आपके पास। कोर्ट में तो यही बैठे हैं ना, ये कानून मंत्री है। जब भी तो देखो ये घटना हुई है, उसमें मुकदमा नहीं हो रहा है, रपट डाल रखी है, परिवाद है, अब एसपी कलेक्टर इनके लगे हुए हैं, और हमारे वाले जो इनसे मिले हुए हैं छोटे मोटे लाभ लेने के लिए मेरे को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मैं अच्छा मानता हूँ कि अभी तक जो है हमारे विधायक या वो कोई नहीं बोले, तो मैं भी इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, इस विषय को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। ठीक है, ये सारे आपके तमाम व्यक्तिगत मामले हैं। 2020 में भी, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि बात वही है कि आप अपने बोलने पर कई बार होता है कि आप धैर्य खो देते हैं। 2020 में मानेसर कांड हुआ, अशोक गहलोत जी को आप अपना लीडर मानते हैं, आप उनके लिए लॉयल हैं, वो बातें ठीक है, लेकिन आपने तो सचिन पायलट के लिए भी एकदम से मोर्चा खोल दिया था, आप अग्रेसिव हो गए थे, आपके खूब सारे बयान थे उस वक्त के। वो उस टाइम का वातावरण ऐसा ही था जी। अब उन बातों को मैं आज रिपीट करूँ अच्छा नहीं लगता। आपको अफसोस है कि आपने जो बोला गलत बोला? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो वातावरण ऐसा ही था, तब बोलना जरूरी था ऐसा। उस टाइम जो है वो माहौल ऐसा ही था। अब माहौल में पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, तो उसका आज मैं उस पर जो है मौन हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं, मतलब आपको थोड़ा अफसोस है उस पर कि मुझे नहीं बोलना चाहिए? नहीं, मैं वो भी नहीं कहूँगा। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। हमारी पार्टी सब एक है, पार्टी सब एक है जी। हमारे सारे लीडर काम कर रहे हैं। अभी हमें एक ही लक्ष्य है कि भाजपा को जो है नेस्तनाबूद करना है, सत्ता से बाहर करना है। 2020 में जो पंचायती राज का चुनाव हुआ था, रवि शेखर जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और आपने चैलेंज देके उनको हरा दिया। रवि शेखर जी क्या है कि हमारे क्षेत्र के अंदर पूगल पंचायत समिति रिजर्व आ गई और जिला परिषद रिजर्व आ गई, मतलब 95 में थी जी, और अब रिजर्व आई है। अभी पूरी घटना बताइए आपकी। मैं वही आपने पहले बोल दिया था कि मैं अर्जुन राम मेघवाल को चुनाव हरा के रहूंगा। ये मैंने कह दिया था जी कि अर्जुन राम जी के परिवार का कोई भी आएगा हमारे सामने, हम लड़ेंगे। ठीक है। तो हमने छत्तीसगढ़ के अंदर इन्होंने पर्चा भरा जिला परिषद के अंदर। तो सरिता मेरी बेटी जो है वो लड़ रही थी, क्योंकि 25 साल से रिजर्व आती है, तो ऐसे का कोई व्यक्ति तो लड़ेगा। अब ये कई छुट भैया कहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई तुम्हारी औकात होनी चाहिए, अपने क्षेत्र में लड़ो ना, हम तो प्रमुख आपको बना देंगे। हाँ। कोई लड़ने वाला तो हो। जी। कहते हैं साहब बेटी को कैसे लड़ा दिया, तो भाई आप लड़ लो, क्या आपकी हैसियत है? आप जिस विधानसभा में हो, आपको टिकट मिल रही है, आप पार्टी में नहीं थे तो आपको कौन बनाएगा? तो कुल मिला के ये सरिता लड़ रही थी, रिजर्व सीट थी, लेकिन वहाँ ये आ गया रवि शेखर। तो हमारे क्षेत्र के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, सरपंचों ने बैठ के तय किया कि गोविंद जी अगर आपके घर का कोई कैंडिडेट आएगा तो हम चुनाव जिता देंगे। चूंकि सरिता की मम्मी है वो खारबारा की रहने वाली है, जो छत्तीसगढ़ में आता है, और सरिता लड़ रही थी पूगल से जी। और पंचायत समिति आ गई रिजर्व। हाँ। तो वहाँ गौरव लड़ रहा था। हाँ। और तो अब हमारा तो 25 साल बाद नंबर आएगा। मुझे पता था कि जिला प्रमुख है, मैं ये जो हमारा एंटी ग्रुप है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये हमारे विरुद्ध रहेगा, इनको यस मैन चाहिए। मोडाराम को ये लड़ा रहे थे। हाँ। तो फिर उन्होंने मजबूरी कर दी, नहीं तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे परिवार बात, पहले तो नहीं लड़ाए। अब मान लो 9 में सरपंच रिजर्व आयर गाँव वालों ने बना दिया, तो हमारे भरत सिंह जी की मिसेज लगातार सरपंच बनती रही, कोई विरोध तो करते नहीं। डूडी जी की मिसेज आज MLA है, कितनी रवि शेखर इसीलिए नाराज नहीं है? तो रवि शेखर वहाँ हार गया, चुनाव हार गए। और हम जीत गए। ठीक है। वहां से फिर इसने अदावत शुरू कर दी और 6 वोट 1,20,00,000 में मोडाराम जी को बेच दिया और 50 लाख इन्होंने प्राइज लिया। 6 वोट 1,20,00,000 में, 20 लाख में रवि शेखर जी ने, अर्जुन जी ने बेचा कांग्रेस को, आपकी मोडाराम को, आपकी पार्टी को बेचा? मोडाराम को। मेरी नहीं हुई है। मोडाराम आपकी पार्टी से हुए ना सर? मेरी पार्टी के हैं, लेकिन मेरे विरुद्ध थे, हम तो कैंडिडेट थे। अच्छा। हम तो खुद सरिता को बनाना चाहते थे, हमें सिंबल मिला नहीं और डूडी जी सिंबल ले गए। ठीक है। और 50 लाख इनाम के लिए रवि शेखर जी ने, इस बात के भी मैं 6 वोट दे रहा हूं, जबकि अर्जुन जी अगर पार्टी के भगत होते हैं, इसलिए इनको साफा लगाते हैं कि साफा लगा के बदमाशी करते हैं। तो वहाँ रजनी जिला परिषद मेंबर मोमा सर मेघवाल, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी, उसको मिले 2 वोट और 6 वोट उधर, 8 जीते हुए थे। उसको 2 वोट, एक राजाराम का साईं सर और एक उसको 2। तो अर्जुन राम जी आप ये बताओ, आप तो पार्टी के बड़े भगत हो, राहुल गांधी जी के खिलाफ लंबे लंबे भाषण देते हो जी, वाड्रा जी के ऊपर भी आपने भाषण दिए थे, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और वाड्रा जी को आप
बदनामी करने वाले, और हमारे ही कुछ लोग बेईमानी करके आपको वोट देते हैं, उससे आप चुनाव जीतते हो। तो आप बताओ, आप तो बीजेपी के पक्के थे, तो आपके सिंबल को वोट क्यों नहीं दिया? मैंने दिया, छाती पे पत्थर रखकर मोडाराम जी को जब सिंबल दे दिया पार्टी ने, तो मैं पार्टी का सिपाही था। मैं मेरी पार्टी की बदनामी नहीं करता, और मेरे जेब में जितने 5-10 जो भी जिला परिषद के वोट थे, मैंने सीधा, मेरे पास वोट मांगने भी नहीं आए, लेकिन मुझे पता था कि 6 वोट इन्होंने दे दिए, ये मेरी बदनामी करना चाहते हैं अभी की तरह। तो मैंने जो है वो सारा मेरा वोट जो है पार्टी को दे दिया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जब हमारे पास 21 वोट हैं तो हमने वोट क्यों लिए? नहीं, हमें बीजेपी के वोट की आवश्यकता क्या थी? वो इसलिए थी कि इनको एमपी वोट लेना था, किनको? अर्जुन राम जी को। ये अंडरग्राउंड समझौते चलना चाहते हैं। मैं मीडिया में ज़्यादा क्या कहूँ, आप सब बातें जानते हो। हमारी भी पार्टी की सीमा है, ज़्यादा सीमा लांघेंगे तो कई लोग हमारे जो विरोधी हैं उनको मौका कहने का मतलब यह है कि 2020 में पंचायती राज के चुनाव में एक बार फिर से आपके साथ चोट हो गई, आपके साथ षड्यंत्र हो गया। षड्यंत्र, आपके ही पार्टी के लोग, अगर हम प्रमुख बनते, आपके ही पार्टी के लोग थे हमारी षड्यंत्र करने वाले, यस, और रामेश्वर डूडी थे। वो तो मैं पहले कह चुका हूँ, बार बार क्या करूँ। उस वक्त आपने नहीं कहा कि जिसने भी धोखा किया है उसका पूर्ति करेंगे, जैसे आपने पहले कहा था? फिर हमारा समझौता करा दिया। किसने? डोटासरा साहब हमें हेलीकॉप्टर में बिस्किट खिलाए, भास्कर ने बड़ी खबर बनाई कि आप दोनों एक हो जाओ। मैं तैयार हूँ। अच्छा, कहाँ से हेलीकॉप्टर में कहाँ से बिठा के लेके हम बीकानेर से आए थे, और डूंगरगढ़ में शहीद की मूर्ति का अनावरण करते हुए हम जयपुर आ रहे थे। ठीक है, तो हमारा समझौता हो गया, तो मैंने मेरा फर्ज निभाया। कि अच्छा, क्या हुआ था समझौते में? क्या हुआ था, क्या बात? ये हुआ था कि भाई आज के बाद हम एक दूसरे का विरुद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ एक तो बयान नहीं देंगे। हाँ, ठीक है। बयान तो पहले ही नहीं देते थे, पहला बयान तो मैंने पहली बार दिया है। अच्छा, मैं बयान और अब आगे भी नहीं देना चाहता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं रोजाना मेरे नेताओं के। हेलीकॉप्टर वाली बात बताओ आप। हेलीकॉप्टर वाले में इतना ही था, हमारा समझौता हुआ कि आज के बाद अपन दोनों मिलके चलेंगे, पार्टी को जिताएंगे। ठीक है, तो यही है कि भाई आप मेरी मदद करोगे, हम आपकी करेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले की परंपरा खत्म करेंगे, भाई वीरेंद्र को हराओ, मंगलाराम को हराओ, ये सारी परंपरा खत्म करके हम एक रहेंगे। ठीक है। 23 में मैंने सुशीला जी को वोट दे दिया, उसका प्रमाण। नोखा में आपने मदद की सुशीला डूडी। मैं इनके रैली में गया, नामांकन रैली में, लेकिन इन्होंने मेरी मदद नहीं की। खाजूवाला में मैं चुनाव हार गया। इन्होंने समझौता तोड़ दिया, कहने का। उन्होंने समझौता तोड़ दिया। फिर मैं पार्लियामेंट टिकट लाया तो मेरी गड़बड़ कर दी, इसलिए मैंने उनका खुलासा किया है। ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं बोल गया जो बोलना था। डूडी जी तो बीमार हो गए थे ना 2023 के चुनाव से? कोमा में थे वो तो फिर वो इसीलिए तो समझौता किसको निभाना था? समझौता इनको निभाना था, सुशीला जी को। मेरा तो यही मानता हूँ, परिवार निभाना चाहिए। लेकिन मैं उस पर अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, नहीं तो फिर वो कहेंगे साहब गोविंद जी तो लगातार ही बयान दे रहे हैं। अब मैंने जो बोलना था वो कह दी बात। मेरा आज इस इंटरव्यू में ज़्यादा वो उद्देश्य नहीं है कि अच्छा, 2024 का जो आपका लोकसभा का चुनाव था, उसमें एक और बात हुई। इससे पहले जो अर्जुन राम मेघवाल 2014 से सारे चुनाव 2.5-3 लाख के अंतर से जीते थे, इस बार वो अंतर काफ़ी कम हो गया और 55,000 वोट से। हाँ, मुझे 28,000 वोट की जरूरत थी सिर्फ। 28,000 वोट और होते। हाँ, तो मैं उस प्रयास में हूँ कि वो 28,000 का गैप तोड़ा जाए। अच्छा सर, ये बताइए, डोटासरा जी ने आपका और डूडी जी का जो समझौता करवाया था, अब जो स्थितियां बनी है, आपने डोटासरा जी को जाके बताई बात कि ये हो रहा है? मैं डोटासरा साहब से टाइम ले रहा हूँ, उनको बात करूँगा। टाइम नहीं मिला? आज नहीं, वो बाहर गए हुए थे। अच्छा, बाहर गए, डेथ हो गई। तो आप बताएंगे कि आपने हेलीकॉप्टर में ऐसे ऐसे ना, वो ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, वो भी समझते हैं। अच्छा, हाँ, और मैं तो एक और बताऊं कि रविशेखर ने ये षड्यंत्र किया, और बीजेपी की नीति यही है कि फूट डालो, राज करो। ऊपर पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं। मेरी पार्टी से एक जरूर मांग है, भी 25 साल इनको प्रमुखी आपने दी इस ग्रुप को, अब इस प्रमुखी को आप बाहर निकालो, दूसरों को दो, हमको भी तो किसी को मौका मिले, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बजट आता है। उस बजट का वितरण सारी विधानसभा में होना चाहिए, 5 विधानसभा जो देहात की है जी, उससे पार्टी मजबूत होती है। तो अगर ये मेरे खिलाफ पूरे समाज को गालियां नहीं देते तो मैं तो वो घूंट पी गया था, क्योंकि मैंने गहलोत साहब से सीखा है कि जहर का घूंट पीना सीखो, वही आदमी आगे बढ़ता है। जी। तो हम लोग तो जहर का घूंट पी के ही बैठे थे, और मुझे गालियां नहीं देते तो मैं तो नहीं बोलता। नहीं सर, आपने तो इन्होंने काउंटर किया ना, आपने अपने बिरादरी के लोगों को बुलाया, बीकानेर में बड़ी बिरादरी रैली नहीं, निकाली, आपने शक्ति प्रदर्शन किया। सारे समाज के लोग आए, और वो अपने आप आए, अपने खर्चे से आए। आपने बुलाया नहीं उनको? मैंने बुलाया नहीं, वो इसलिए आए कि इन्होंने गालियां निकाल के सबको गुस्सा दिला दिया।
अच्छा। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा तो ये है, हमारा समाज तो डिफेंसिव है। और जाट भी आए, सिख भी आए, राजपूत भी आए, मुसलमान भी आए, उनको चिंता ये है कि हमारा नेता है गोविंद राम और उसको मारा जा रहा है षड्यंत्र करके जी। और हम नहीं जाते आते तो ये एक ग्रुप पूरे समाजों में जहर फैलाता और उसका नुकसान हमें चुनाव में होता। तो हम तो हमारी मरम्मत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम किसी को गाली देने के लिए नहीं हुए हैं। गोविंद जी, डूडी जी तो बड़े जाट नेता थे, पूरे बीकानेर क्षेत्र में उनका प्रभाव था। आपके खट्टे मीठे अनुभव रहे, आपको नहीं लगता कि आप डूडी जी के अगेंस्ट कोई स्टैंड लोगे या फिर उनके समर्थकों को नाराज करोगे? बीकानेर जिला जाट समाज की बड़ी आबादी है, आपका राजनीतिक नुकसान है, आपको जाट विरोधी बताया जा रहा है। मैं यही बात मैंने स्पष्ट की है जी। मैं जाट विरोधी नहीं हूँ और जाट नहीं देते तो इतने वोट नहीं मिलते। जी। और अगर सारे वोट उनके पास थे तो मदन जी 2,64,000 से क्यों हार गए? टिकट उन्होंने दिलाई। शंकर पन्नू 3 लाख से क्यों हार गया? टिकट उन्होंने दिलाई। और रेवंत राम के आप विरोधी थे तो वो मात्र 19,000 से क्यों आ रहा? आप तो बड़े नेता थे ना, तो फिर बड़ा हार नहीं की। क्योंकि जाट जो है कांग्रेसी माइंड का है जी। नीचे उनमें सरपंच में उनको वोट चाहिए एससी के, और एससी उनसे लेती है। एक दूसरे की जरूरत है। एक दूसरे की जरूरत है। ये लोग मतलब क्या है कि इन्होंने जो परंपरा डाल दी, मैं मान लो इनके विरुद्ध में टिकट लिया है, इनके मानसिक रूप में कोई दूसरा ही था, क्योंकि ताकि अर्जुन राम सीधा जीत जाए, पर मैं उन बातों का खुलासा कर चुका हूँ। ठीक बात है। बार बार अच्छी अब बात। आप एक चीज़ बताइए, जैसे हेलीकॉप्टर में चलते हेलीकॉप्टर में आपका डूडी जी का समझौता हुआ, आपको ऐसी कोई उम्मीद है या फिर ऐसा कोई दिन आएगा कि आप और अर्जुन राम मेघवाल साथ साथ कोई नेता आपको हेलीकॉप्टर में लेके जाए और फिर कोई मेरे को और अर्जुन राम को? जी। नहीं, वो दिन नहीं आएगा, क्योंकि नहीं अर्जुन आएगा। राम जब तक बीजेपी में है हाँ। और आरएसएस में है, मेरा ऐसा दिन नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो एक दूसरे के विरोधी हैं। हमारे पीछे पहले वाले जो रिश्ते थे वो खत्म हो गए सब। मैंने आपको कहा ना, आरएसएस बीजेपी में चाहे मेरा सगा भाई भी है तो मैं उसका विरोधी रहूंगा। मेरी विचारधारा की लड़ाई है। मोदी और अमित शाह से जो लड़ाई है वो मेरी व्यक्तिगत नहीं है। राहुल गांधी जी जो पूरे देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। आज जितना विकास दिख रहा है, जहां लाल गेहूं मिलती थी वहां आज भंडार भरे पड़े हैं। ये सब कांग्रेस की देन है। नहरें कांग्रेस की देन है, यूनिवर्सिटियां कांग्रेस की देन है, सड़कें कांग्रेस की देन है। तो मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ कि मेरा देश आगे बढ़े। अर्जुन राम जी से आपका कभी कोई समझौता नहीं होगा, आप ये तय करके चले? अगर वो मीठा बोलेंगे तो मैं मीठा बोलूंगा, ठीक है। और उनका बेटा षड्यंत्र करेगा तो मैं राजनीतिक बयान दूंगा। ठीक है। आप जांच करा लो अर्जुन जी, आपका बेटे का षड्यंत्र नहीं निकले तो मुझे ओढ़वा दे देना, मैं मान जाऊंगा आप दोनों में एक कि आप और- कानून मंत्री हो। एक बात आप दोनों के बीच में सेम है। अर्जुन जी भी भजन पसंद करते हैं, आप भी भजन पसंद करते हैं। हाँ। उनको भजन गाते हुए देखा जाता है। हाँ। आपको मैंने कभी देखा नहीं भजन गाते हुए। मैंने भजन खूब गाए बचपन में, अच्छा। उनके साथ भी गाए। अब मैं ये ट्रेंड अगर अपनाऊंगा, भजन में गा सकता हूँ। अभी आप हारमोनियम ला दो, मैं बजा दूंगा। अच्छा मौका है कि लेकिन मैं इसलिए नहीं गाना चाहता कि फिर ये दूसरी कास्ट के लोग ये नहीं कहे कि यार गोविंद जी तो देखा देख भजन गाने लग गए। ये वो राजनीतिक रैली नहीं है। अर्जुन राम जी राजनीतिक कार्यक्रमों में, रैलियों में भजन गाते हैं, मीरा के गाते हैं, अच्छा भी लगता है, खराब नहीं लगता। भजन गाना अच्छी बात है। आप पॉडकास्ट में बैठे हैं तो कोई रामदेव जी का, मीरा का, जैसे अपने देशभक्ति के अपन गाने हैं। हाँ। जहाँ डाल डाल पर वाह। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना पहरा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना पहरा, डाले अपना पहरा। जहाँ, अब मुझे आगे शब्द याद नहीं कोई आ रहे। बात नहीं, अच्छा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत है। जी। आपने हीरो सो जन्म गमायो, वाह। तूने क्या कमायो भावरा, हीरो सो जन्म गमायो रे मूरख, क्या कमायो बावरा, हीरो सो जन्म गवायो। अब जैसे रामदेव जी के भजन थे, जी। वीरा हमारा रामदेव रे, माने एक लेवण ने आए, वीरा हमारा रामदेव रे,
माने एकरले वणने आए, अड़गो मारो सासरो रे माने एकरले वणने आए। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अगर आप घंटा भर पहले कह दो तो मैं हारमोनियम के साथ बजा के गा सकता फिर आपसे सुनेंगे कभी मौका लगेगा ना सर, तो हाँ। एक दिन आपके भजन का बिल्कुल, सुनने का रखेंगे लेकिन आपके अब घर। मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन जी एक एक कड़ी कह के जो इस तरह से मूर्ख बना करके वोट हथियाते हैं। हाँ। मैंने कभी भजनों का सहारा लेकर जी मैंने ये राजनीति नहीं की। वो जाके रूनी से में तंदूरा बजाने लग जाते हैं, तो तंदूरा बजा सकता हूँ, भजन गा सकते हैं। लेकिन यार लोग कहेंगे कि आज की टाइम में नेता क्रांतिकारी होना चाहिए, विकास के काम होने चाहिए, जी हैं, उनको सोच होनी चाहिए। लोगों की देखो मनपसंद ये है, लेकिन भजन गाने से क्या है, हमारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ। तो कई बार मैं सोचता भी हूँ हाँ। कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। ताकि अर्जुन जी मेरा भजन विरोधी, देवता विरोधी का जो नारा लगा रहे हैं, हाँ नहीं, मैं इसीलिए मैं आपसे भजन सुनना चाहता था कि जो आपके ऊपर जो आपने कहा, ठीक है, रामदेव, मीराबाई, ये वो लोग थे, ये खुद पाखंड के करणी खिलाफ माता, थे। ये खुद पाखंड के खिलाफ थे। रामदेव जी ने जातिवाद को समाप्त किया, Yes. रामदेव जी ने पाखंड के खिलाफ बात की। मीरा जिन्होंने एक, जिसको कहते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ा चेहरा अगर हमारे समाज में कोई है तो वो मीरा है। मेरा बिल्कुल विद्रोही है। तो इनके बारे में गाना चाहिए, आपको बताना चाहिए, अगर आपको हारमोनियम बजाना आता है, तंदूरा बजाना आता है। ये आप बात ठीक कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि संगीत के बगैर मनुष्य अधूरा है। जी जैसे गाय सींग के बिना अच्छी नहीं लगती, तो मनुष्य में संगीत का सोच होना चाहिए। मैं अकेला होता हूँ तो बहुत सुनता हूँ और गाता भी हूँ। तो अब जो इन्होंने ट्रेंड अपना रखा है, तो इनको जवाब देने के लिए कभी कभी मुझे भी सुनाना चाहिए, ताकि ये जो मेरे विरुद्ध जहर भर रहे हैं। आप हारमोनियम के साथ सुनाइए। हाँ, अब की बार मैं किसी मीडिया के सामने हारमोनियम भी बजाऊंगा, सुनाऊंगा, इससे अच्छा गा के बताऊंगा। रामदेव जी का भजन सुनाना, क्योंकि रामदेव जी ने जातिवाद के खिलाफ बात की, विश्वास और पाखंड के खिलाफ बात की, सामाजिक समरसता की मैं बात तो रामदेव जी की बहन जब सुगना ब्याही हुई थी, जी। मेरा वहाँ का जन्म है पुगल, मैं पुगल का रहने वाला हूँ। कितनी गजब बात। मेरी पत्नी वहाँ सरपंच रही है, बेटा वहाँ प्रधान है अभी। अगर रामदेव जी के रास्ते पर ये समाज चले, हाँ। तो मैं कहता हूँ कि हम जातिवाद को समाप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ी हम बात छुआछूत को समाप्त कर सकते हैं, मैं- हम सामाजिक समरसता कायम कर सकते हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी कि रामदेव जी पे आरोप था कि मेघवालों के घरों में तंदूरे बजाते हैं। आज रामदेव जी के वास्तव में भजन मेघवाल गाते हैं। बिल्कुल, और जब पैदल यात्री हैं वो 36 कौम के लोग हैं, ये एक जबकि ही वो देव- सर एक राज परिवार में पैदा हुए थे। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है। अच्छा। आज ज़्यादा मैं उसमें नहीं बोलूँगा, उसमें कंट्रोवर्सी अभी है कि भाई मेघवाल के घर में पैदा हुए, पर मैं उस कंट्रोवर्सी में अभी नहीं पढ़ूंगा। पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये एक ऐसे संत हुए हैं, क्योंकि जांबा जी और रामदेव जी समकालीन थे। जी तो जांबा जी का विष्णु धर्म देव चल रहा है, लेकिन रामदेव जी को सभी धर्मों के लोग मनाते हैं, और अभी लाखों की संख्या में लोग पैदल यात्री जाते हिंदू उन्हें मानते हैं, मुसलमान उन्हें मानते हैं, ये पहले- हाँ, हाँ, आप बात बिल्कुल- दलित समाज उनके अंदर गहरी आस्था रखता है। हाँ। तो मैं आपसे ये निवेदन भी कर रहा हूँ, और मैं आपको ये बता भी रहा हूँ कि आपको रामदेव जी के भजन युवाओं को सुनाने चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि गोविंद राम मेघवाल, रामदेव जी महाराज के अंदर उनकी आस्था कितनी गहरी है। वो रामदेव जी को, क्योंकि सर मुद्दा रामदेव जी नहीं है, उनके जो विचार हैं, उनके जो आदर्श हैं, जी, उसकी समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपने अपने पूरे पॉडकास्ट में जातिवाद के खिलाफ बात की, आपने पाखंड के खिलाफ बात की, और छुआछूत को आपने जिस तरह से, जिस सिनेरियो में बताया, तो इसका मतलब हमारे समाज के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसको खत्म कौन करेगा? उसको रामदेव जी जैसे लोग खत्म करेंगे। रामदेव जी का तो मैं भगत हूँ, जी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उस वक्त इतना घोर जातिवाद, छुआछूत, पाखंडवाद, देश गुलाम, उस कंडीशन में उन्होंने समाज को जगाया, और गोष्ठियाँ करके, भजन गा के, मीटिंगें करके, और उनको समझाने का काम करते थे। आज उसी लाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और आपने अब चैलेंज कर दिया, तो मैं बिल्कुल हारमोनियम गा के सुनाऊंगा, लेकिन सत्संग में जाऊंगा, हारमोनियम नहीं ले जाऊंगा। क्यों? ठीक है। कि मैं वो परंपरा या आप एक घर से एक वीडियो बनाओ हारमोनियम के साथ में। ठीक है, घर से बना दूंगा। घर मेरे हारमोनियम पड़ा है, एक दिन मैं भजन गा दूंगा। ठीक है। क्योंकि अभी जैसे आपने अचानक पूछा ना, हाँ, तो मेरा अभी सोच पॉलिटिकल सोच है। हाँ। वो चीजें सीन से हटी हुई आप है, जब कूल मूड क्योंकि में पिछले 20-30 सालों में मैंने गाया नहीं है सार्वजनिक रूप से। आप जब कूल मूड में रहें, हाँ। तो आप एक रामदेव जी का भजन जो ये आप सामाजिक ठीक कह समरसता रहे को हो, समर्पित भजन क्यों उनका गा देंगे, हाँ। कबीर का गा देंगे, रविदास का गा देंगे, मीरा का गा देंगे, ठीक है। करणी माता का गा देंगे। मैं कोई भजन इनसे अच्छा सुना सकता हूँ।
ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा सर इस दिन का। बिल्कुल। और आज आपके साथ में खूब सारी बात हुई जी, और बहुत अच्छा लगा मेरी मुझे। 2 बातें रह गई। अच्छा, 2 एक बातें। तो मैंने टाडा की लड़ाई लड़ी 1995 में, ठीक है। कि एक फर्जी टाडा कांड हुआ था बीकानेर में। हाँ। तो मैं 1995 में टाडा की लड़ाई लड़ी, और जो निर्दोष लोगों को पुलिस ने हथियार डाल के अरेस्ट किया था, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे। हाँ। हमने 169 के तहत उनको रिहा करवाया। ठीक है। एक मैंने उदयसर प्रकरण, हाँ, वो तो जिन बड़ा किसानों का पैसा उठा के ये इनकम टैक्स ले गया। हाँ। सरकार थी केंद्र में, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे जी। वह जबकि जनता दल में था। तो मैंने पहले तो किसानों को लेकर के उनके जैसे मुआवजे के मिले 80 लाख किसी को, तो 80 लाख रुपए भी उठा गए, घर भी कुड़ कर लिया, टैक्स ऊपर लगा दिया। तो मैं पहले बीकानेर धरने पे बैठा, इनकम टैक्स ऑफिस के सामने बैठा, फिर उदयसर के लोगों को मैं जंतर मंतर पे ले गया। ये बड़ा फेमस है आपका। वहाँ मैं 7 दिन बैठा और मनमोहन सिंह जी से हमें टाइम लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज भी मनमोहन सिंह जी को, कि उन्होंने हमारे वहाँ मेंबर भेज करके 16 करोड़ रुपए हैंड टू हैंड पास किए, और घर जो कुड़क किए हुए थे, पैसा जो जब्त किया हुआ था बैंकों में, वो सारे उठा कर उनको दिया। और वो उदयसर गांव आज आप जाके इंटरव्यू ले सकते हो कि हमने बिल्कुल उनको वो जो है उनको मुक्त करवाया और 16 करोड़ रुपए दिलाए। हम चाहते हैं सर आपका ये बेबाक अंदाज, आपके लड़ने का अंदाज बना रहे। आप अपने समाज के लिए इसी तरह से बोलते रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपने जिन मुद्दों पे, छुआछूत पे बात की, सामाजिक समरसता पे बात की, और उम्मीद करते हैं कि आप अभी जो विवाद की स्थिति बनी है आप उससे बहुत जल्दी बाहर निकलें, आप उसी तरह से जनता के बीच में जाएं, वहाँ पर भाईचारा कायम उसमें हो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा हाँ। कि हमारे दुनिया से चले गए रामेश्वर डूडी जी भी आदरणीय है, कल्ला जी भी आदरणीय। ये तो एक रविशेखर की चाल थी कि उसने एक बम फेंका, कुछ लोगों ने पकड़ लिया, उनको नहीं पकड़ना चाहिए। बड़ा दिल रखना चाहिए। यस, बड़ा दिल रखना चाहिए। आप बड़ा दिल दिखाइए और आप इसी तरह से बेबाक बने रहिए। आपने सर वक्त दिया, आप हमारे निवेदन पे पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मुझे बुला के जो सम्मान दिया, मेरी बात सुनी, मैं यही कहूँगा कि मैं इस बयान के माध्यम से कंट्रोवर्शियल न बन करके मैं चाहता हूँ कि संदेश, अच्छा संदेश पब्लिक बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, जिससे कि हमारी भी मैच्योरिटी झलके और लोगों को ये भी लगे कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वो संघर्ष के माध्यम से बढ़ते हैं। बिल्कुल, उनमें उनको लोगों को जो है निखार आना चाहिए। मैंने भी कोशिश की है कि मेरी पार्टी आगे बढ़े, संगठन आगे बढ़े और समाज में सही संदेश जाए। ठीक बात। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के साथ में आज खूब सारी बात हुई। आपने देखा इनका अंदाज, इनके लड़ने का अंदाज, इनका बेबाक अंदाज। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए आप लगातार क्रॉस चैट के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।